नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। चलिए, पिछले 2 क्लास में जनजाति वाला टॉपिक कुछ देखे थे, बहुत सारी जनजाति को पढ़ चुके हैं। उसी क्रम को आगे बढ़ाएंगे। अब ध्यान इधर केंद्रित करें। आज कोंद जनजाति पढ़ेंगे। कभी डोंगरगढ़ गए होगे तो पढ़ लो, आप भी पढ़ लो बैठ के, कोई दिक्कत। कभी डोंगरगढ़ गए होंगे तो एक कंदमूल नाम का फल मिलता है ना। राम भगवान खाते थे बोल के बेच देते उसको। ठीक है, राम भगवान खाते थे, कुछ तो बात होगा, आप भी खा रहे हो। और एक राम भगवान से जुड़ा था, राम हा कंदमूल खाया, ऐसा कविता सुने होगे कभी? बचपन में नहीं सुने? ठीक, अनुज जी समझ गए। तो एक कविता भी बना था, राम हा कंदमूल खाया, तो राम कंदमूल खाते थे। ठीक, तो वो कंदमूल, ये जो जनजाति है, पहले कंदमूल कोई खोद के निकाल के खा पी के उसको जीवन यापन करती थी। किसको? कंदमूल को। वहीं से बोला जाता है, कंदमूल से उनका नाम पड़ गया कोंद, कंद से कोंद। ठीक, तो कोंद जनजाति का नाम किससे पड़ा अगर पूछा जाए तो कोंद। ये कलमुर्गो हो गया, कलमुर्गो नहीं है, कंदमूल हो गए। कंदमूल खोद कर अपना जीवन यापन चलाते थे और समकालीन लोगों के द्वारा वनों से कंद निकालने के कारण इन्हें कोंद कहकर संबोधित किया जाने लगा। ठीक, अब इनका निवास स्थान देखोगे, ये अगर छत्तीसगढ़ है तो ये ईस्टर्न साइड इसका पूरा निवास स्थान है। ईस्ट तरफ, इस तरफ मतलब यहाँ पे गरियाबंद आ जाएगा, महासमुंद आ जाएगा, थोड़ा सा ऊपर जाओगे रायगढ़ भी आ जाएगा, बलौदा बाजार आ जाएगा। क्लियर? तो यहाँ पे इनका निवास स्थान है, किसका? कोंद जनजाति का। इसका और नाम मिलता जुलता है, जैसे खोंड हो गया या फिर कोंड हो गया। और इनकी बोली है कुई। तो को से सब याद आ जाएगा, कोंद से कंदमूल वाला भी कोंद याद रहेगा, को से कोंड भी याद रह जाएगा, खोंद भी याद रह जाएगा। और बोली भी क्या है? कोई, जो द्रविड़ भाषा परिवार की भाषा। अब ये द्रविड़ वाला क्या है वो बाद में देख लेंगे। जनजातियों के आमतौर पे ना 3 भाषा समूह में बांटा गया है, आर्य, मुंडा और द्रविड़। ठीक है, तो आर्य, मुंडा और द्रविड़। आर्य ऐसे लोगों को बोला जाता है, ऐसे भाषा परिवार को रखा जाता है उसमें जो दूसरे जगह से आए हैं, दूसरी बोली बोलते थे, लेकिन यहाँ छत्तीसगढ़िया बोली के साथ मिक्स प्रभावित होकर अपना एक नया बोली विकसित कर लिए, तो वो आर्य में आता है। मैदानी क्षेत्र में जो रहते हैं और बोलते हैं वो मुंडा भाषा परिवार के अंतर्गत आते हैं। और द्रविड़ वाला, द्रविड़, राहुल द्रविड़ सुने नहीं? राहुल द्रविड़, तो द्रविड़ नाम थोड़ा नीचे साउथ इंडिया वाला लगता है। ठीक, तो जो साउथ इंडिया बोली से प्रभावित है और ज़्यादातर जो नीचे तरफ रहता है, नीचे तरफ मतलब छत्तीसगढ़ के नीचे साइड, फिर यहाँ से आंध्र प्रदेश, तेलंगाना ये सब लगता है नहीं, तो इधर से जो प्रभावित है, ये जो बोली बोलते हैं उसको द्रविड़ भाषा परिवार में रखा जाता है। फिलहाल वो एक अलग टॉपिक है, आगे एक्सप्लेन कर दूंगा। तो कोंद, कंदमूल याद रह जाएगा, कुई याद रह जाएगा, उसका और दूसरा नाम खोंड या कोंड, ये याद रहेगा। क्लियर? इसमें किसी कोई तकलीफ नहीं। और अगर इसका निवास स्थान पूछा जाए तो राइट साइड मतलब ईस्ट साइड इनका निवास स्थान है। कोई एक जिले में नहीं है, 4-5 जिले 6 जिले में उनका निवास स्थान है। यह जनजाति मुख्य रूप से पेद्दा कृषि या शिकार का भी कार्य करती है। कृषि कैसा? पेद्दा कृषि। पेद्दा कृषि पहले भी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। जनजातियों में अस्थायी कृषि प्रचलित होता है। अस्थायी कृषि क्या? आपके पास अगर गांव में कोई खेत होगा तो 4 एकड़, 5 एकड़, 6 एकड़ खेत है, वही खेत परमानेंट है। आप अपने ही खेत में खेती करते हो नहीं, दूसरे खेत में जाकर नहीं खेती कर देते, तो स्थायी कृषि है, परमानेंट एग्रीकल्चर है। उसमें आपका एक परमानेंट खेत खरीद लिए भैया, लाइफ टाइम उसी में ही आप जीवन यापन कर रहे हो, उसी में उपज कर रहे हो, उसी का अन्न खा रहे हो। लेकिन जनजातियों में ऐसा नहीं है। जनजातियों में खेती करने लायक जगह भी तो रहना चाहिए। जंगल झाड़ी में कहाँ खेती करोगे? पेड़ ही पेड़ है। तो लोग पेड़ को काट के खेती करते हैं। अब पेड़ को काट के कैसे खेती करते हैं, तो ये अलग अलग प्रथा प्रचलित थी। 3 अलग अलग प्रकार बता रहा हूँ। इसको अस्थायी कृषि बोलते हैं। अस्थायी कृषि मतलब स्थायी नहीं है, इधर से उधर घूम घूम के कृषि करते हैं। इसी को ही नागालैंड में झूम कृषि भी बोला जाता है। जैसे घूम घूम के करते हैं, ऐसे झूम झूम के करते हैं, झूम कृषि। क्लियर? शिफ्टिंग एग्रीकल्चर भी बोला जाता है, शिफ्ट कर करके। तो जैसे पहाड़ों में भी देखे होगे, ढलान रहता है तो उसमें ऐसे पेड़ उगे रहते नहीं। अब यही निवास कर रहे हैं और कहाँ खेती करें, अलग से कहाँ मैदान ढूंढे? क्या करते? इसी पेड़ को साफ कर दिए, पेड़ों को, ढलान को साफ कर दिए और उसको जलाए, उसका राख जो बना वहीं पे बिछा दिए, वही खाद के रूप में काम कर रहा है, वहीं खेती किए।
लेकिन ये खेती ज़्यादा साल तक चलती नहीं है, और जो फर्टिलिटी रहता है वहाँ ज़मीन का वो खत्म हो जाता है 2-3 साल में। फिर दूसरे जगह पेड़ काटे, वहाँ साफ किए, वहाँ खेती की। तो इस प्रकार की खेती को क्या बोलते हैं? अस्थायी कृषि। अब अलग अलग जनजाति में अलग अलग अस्थायी कृषि का नाम है। कोई पेद्दा बोल रहा है, कोई से कोई व्यवहार बोल रहा है, दहिया बोल रहा है। तो शायद लोक कला संस्कृति वाले टॉपिक में उसको एक्सप्लेन किया हुआ था। पेड़ों के ढलान को काटे तो पेद्दा, दूसरे जगह का काट के लेके आ रहे तो दहिया, ऐसे बता रहा था, याद आ रहा है? ठीक, क्लियर। तो वैसे ये लोग कौन सा कृषि करते हैं? पेद्दा कृषि करते हैं। और इसके बहुत सारे और नाम भी है, सब अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, जैसे मेरे को यहाँ घर में छोटू बोल रहे हैं, आप लोग योगेंद्र बोल रहे हो, तो हूँ तो मैं एक ही, है ना, बस नामकरण अलग अलग हो जाता है। शिकारकारी भी करते हैं, कितना ही खेती कर डालेंगे। ठीक, कोई दिख गया आजू बाजू, कुकुर मार उसको मार दिया। पशुओं को बीमारी से बचाने के लिए एक देवी देवता की पूजा करते हैं, इसका नाम है गोरैया। ठीक है, गोरैया। तो ये गोरैया याद रह जाएगा, जैसे गौर नृत्य करते, गौर भैंस है ना, एक प्रकार का जानवर हो गया। तो जानवरों के देवता याद ना, गौरैया। क्लियर, क्या याद रहेगा? गौरैया। तो भूत पिशाच कोई आ जाता है तो भैया उसको भगाने के लिए कौन सा चालीसा पढ़ते हैं? हनुमान चालीसा। तो है ना कि भूत वगैरह आ गया तो हनुमान भगवान की पूजा करेंगे। पैसा चाहिए तो आप किसकी पूजा कर रहे हो? लक्ष्मी पूजा की कर रहे हो। ठीक है, कोई आपत्ति ना आए, शनि हावी ना हो तो शनि भगवान की पूजा करो भैया, दूसरे के ऊपर हावी हो, इधर नहीं। तो अलग अलग देवी देवता ना, अलग अलग काम के लिए, अलग अलग बेनिफिट प्रदान करने के लिए। वैसे ही पशुओं को बीमारी से बचाने के लिए, या पशुओं में भी टोना जादू हो जाता है उसको बचाने के लिए कौन सी देवी देवता की पूजा की जाती बोला था? गोरैया। तो गोरैया आपको नाम से क्लियर होना चाहिए। गौर एक जानवर का ही नाम हो जा रहा है, भैंस का ही नाम हो जा रहा है। गौर नित्य, गवर नित्य बताया भी हूँ, पढ़ाया भी हूँ। तो गौर से वो याद रहना चाहिए तुरंत कि किसके देवी देवता हैं? वो पशु को ही रक्षा करने के लिए देवी देवता हैं। तो पशुओं की बीमारी से बचाने के लिए यह गोरैया नामक देवी देवता की पूजा करते हैं। क्लियर। इनके मुख्य देवी देवता कौन है? नरसिंह देव, बूढ़ा राजा और माँ मंगला देवी। अब देखो, चैत्र माह के शुक्ल पक्ष के 10वें दिन, मैंने बहुत सारा त्यौहार लोक कला संस्कृति में कवर करा दिया। वहाँ पे जो नहीं कवर है उसको हम लोग इधर कवर कर रहे हैं। ठीक है, बाकी सब लोक कला संस्कृति में कवर हो चुका है, ये नहीं पढ़े होंगे हम लोग। चैत्र माह के शुक्ल पक्ष के 10वें दिन, अब अगर आपको याद आ रहा होगा तो 12 महीना जैसे जनवरी फरवरी होता है, वैसे CBZ करके आती है, CBZ 22 होता है, चैत्र बैसाख ज्येष्ठ। तो ये पहला महीना ही है, कौन सा? चैत्र माह, चैत्र महीना। उसमें 2 पक्ष होते हैं, बोले 15 दिन 15 दिन। पहला जो चालू होता है वो कौन सा था? कृष्ण पक्ष। कृष्ण पक्ष 1 से 15 दिन तक चलता है, और जो 15वां दिन है वो क्या कहलाता है? अमावस्या। कैसे याद करते? कृष्ण काले, काले से अंधेरा, अंधेरा मतलब अमावस्या, है ना। और ये अगला 15 दिन क्या चलता है? शुक्ल पक्ष। तो ये बोल रहा है चैत्र माह के शुक्ल पक्ष के कौन से दिन? 10वें दिन। इन लोग कौन सा त्यौहार मनाते हैं? महुआ यात्रा। एक भीमा यात्रा पढ़े, ये क्या है? महुआ यात्रा। अभी महुआ यात्रा मतलब महुआ का कुछ उपयोग होगा तभी महुआ यात्रा करते हैं। तो महुआ फूल को इन लोग उबालते हैं। ठीक है, उस दिन अपने कुल देवी देवता को उबला हुआ महुआ फूल व चावल के दाने अर्पित करते हैं। ठीक, जैसे भोग चढ़ाते हैं, भगवान को भोग चढ़ा रहे हो, अलग अलग प्रकार के पकवान बना रहे हो, तो ऐसे इन लोग क्या चढ़ाते हैं? तो महुआ फूल को उबाल के चढ़ाते हैं और चावल के कुछ दाने चढ़ा देते हैं। क्लियर। इस जनजाति में वधु मूल्य को मूल शुल्क कहा जाता है। जब से क्लास चालू रहा तब से मैं बता रहा हूँ कि भैया जनजातियों में एक सिस्टम अलग है। जैसे यहाँ हम आमतौर पे लड़के वालों को दहेज मिलता है, लड़की पक्ष की तरफ से लड़कियाँ जो है पैसा देती हैं लड़कों को। ठीक, हालांकि वो दहेज का मतलब चेंज कर दिए। पहले ज़माने में दहेज मतलब ये था कि एक गिफ्ट है, जैसे किसी की बर्थडे पार्टी में जा रहे हो तो गिफ्ट लेके जा रहे हो, शादी में जा रहे हो गिफ्ट लेके जा रहे हो। ठीक, ये बात अलग है, कोई नहीं लेके गए, कोई दूसरा लेके गए, नहीं भाई मोरो नाम लिख दे मोरो नाम लिख दे। एक बार का कहानी याद आता है यहाँ पे धीरेन्द्र सर नाम के एक हैं, कॉमर्स पढ़ाते ही हैं। तो 11th क्लास में वहाँ कॉमर्स पढ़े, तो फिर कोई पूजा रखे थे और उसमें सबसे 100 रुपये मांगे कि अच्छा पकवान खिलाऊंगा भाई, 100 रुपये कॉन्ट्रीब्यूट करना। तो जो लड़कियाँ ही ईमानदारी से 100 रुपये दे दी, और लड़के कहाँ भाई 100 रुपये में, ऐसा डिस्कस करने लगे 100 रुपये में 10 रुपये प्लेट तो समोसा खा लेंगे, 20 रुपये का कोल्ड ड्रिंक पी लेंगे, फिर घूम फिर के भी आ जाएंगे 50 का तेल डला के, कहाँ उसको 100 रुपये दें। तो ऐसे हिसाब किताब लगाने लग गए। ठीक, हम लोग भी कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो नहीं गए। अब जिस दिन पूजा था और पकवान मिलना था, उस दिन फ़ोन कर रहे हैं आ जाओ, तो सभी लड़के फ़ोन कर रहे हैं, तो कोई आ नहीं रहा, ये सोच के कि भैया 100 रुपये मांग लेगा। बस एक बार मैसेज किया, योगेंद्र भाई आ जा, पैसा नहीं मांग रहा हूँ खाने के लिए आ जाओ, खाना बच रहा है। बोला हाँ सर मैं बिजी था, कॉल नहीं उठा पाया, बताइए बताइए। सब लड़के पहुँच गए। उसमें हम लोगों को लगा कि नहीं भाई थोड़ा गिफ्ट पर पैसा दिए नहीं, गिफ्ट ले जाना चाहिए। तो 40 रुपये का बाउल सेट, हर माल 40 रुपये का आता नहीं, 40 रुपये का बाउल सेट है, उसमें एक नेम प्लेट चिपकाए इतना, और 3 लोग, कुणाल, तामेश, योगेंद्र, तामेश सर भी थे, 3 नाम लिखे, 40 रुपये था, 40 रुपये 3 लोग डिवाइड किए, उसमें भी 14 कौन देगा?
उसके लिए लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, 13 तिरंगे। फिर जैसे ही गए बाकी लड़के लोग भी देखे, भाई हम लोग तो ऐसे ही खाली हाथ आ गए, अच्छा नहीं लग रहा है। तो करीब करीब 30-40 लड़के लोग रहे होंगे, भाई मेरा भी नाम लिख दे, भाई मेरा भी नाम लिख दे। धीरे 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 40 लोग और 40 रुपए का, लास्ट में भाई तू भी लोग दो, ये 3 नाम हटा रहा हूँ। ठीक। तो वैसे ही ये दहेज भी क्या था, एक प्रकार का गिफ्ट है, जो शादी हो के चलो जा रही भैया तो एक गिफ्ट दे दिए, अब वो डिमांड होने लगा। तो जनजाति में प्रथा वो उल्टा है, लड़की वालों को मिलता है लड़कों की तरफ से। अब वो जो मधु मूल्य चुकाते हैं ना, उसका अलग अलग जनजाति में अलग अलग नाम बता दिए। जैसे हम लोग दहेज बोल दिए, तो दहेज भी क्या है, गिफ्ट ही है, एक पैसा है, समझ लो, है ना। तो वो दहेज नाम यूज ना करके अलग अलग जनजाति में भी देखते हुए आ रहे हैं, कुछ कुछ जनजाति में पढ़ ले रहे हैं उसको, नहीं तो नॉर्मल वधु मूल्य ही बोला जाता है। अब इसमें नाम क्या है पूछ रहा जाए तो मूल सुंग, ठीक है, मूल सुंग। और किसका, कोंद जनजाति का, किसका, कोंद जनजाति का। तो ये कोंद जनजाति वैसे भी हम लोग किससे याद किए, कंदमूल से याद किए। तो कंदमूल खाना है तो भैया पैसा देख खाओगे, नहीं मूल्य चुका खाओगे, फ्री कांदा मिलेगा आपको, फ्री में तो नहीं मिलेगा, मूल्य चुका के। तो मूल्य चुकाने से आना मूल सुंग, ठीक है। अब इसमें जाति पंचायत प्रमुख, अभी बहुत सारे जनजातियों के जाति पंचायत प्रमुख देखते हुए आ रहे हैं। तो इसमें भी एक जातीय पंचायत प्रमुख है जिनका नाम है शयाना। बताया था जनजातियों में अपने मैटर को सुलझाने के लिए कोई जनजाति पंचायत होती है, उसका कोई प्रमुख होता है। इसमें क्या नाम है, शयाना। उसको कोंद से कंधा याद कर लिया। अब कंधे पे सुलाते हो किसी को, ये बच्चे हो गए छोटे बच्चे, उन लोगों को सुलाते हैं, ठीक है। तो कंधे पे सुलाने से आना शयाना, और कंधे से क्या याद रखोगे, कोंद। क्लियर। फिर से बता रहा हूँ, कोंद जनजाति नाम कहाँ से पड़ गया, वो कंदमूल से पड़ गया, वो कलमुर्गो नहीं है, ठीक है, कंदमूल से पड़ गया, वहां से नाम उनका कोंद हो गया। कहाँ रहती है, राइट साइड, छत्तीसगढ़ के राइट साइड, जो कि रायपुर से लगा हुआ बलौदा बाजार है, नीचे धमतरी है, गरियाबंद है, महासमुंद है, थोड़ा सा और ऊपर जाओगे रायगढ़ है। तो ये क्षेत्र में निवास करती हैं। क्लियर है। और क्या इसके बारे में पढ़े, इनकी बोली जो है कुई, जैसे उराव जनजाति की बोली क्या थी, कुड़ुक, ठीक है, कुड़ुक, और इनकी बोली है कुई। तो कोंद से ही कुई याद रह जाएगा आपको। इसका और दूसरा नाम है खोंड या फिर कोंद। ये कौन सी कृषि करते हैं, पेद्दा कृषि करते हैं, और यही जानवरों को बचाने के लिए, जानवरों को बीमारी से बचाने के लिए एक देवी देवता की पूजा करते हैं। ऐसा माना जाता है कि वो देवी देवता जानवरों को रक्षा प्रदान करती है। तो कौन से देवी देवता है, उसका नाम क्या है, गोर्रिया, पशुओं को बीमारी से बचाने के लिए क्या नाम है, गोर्रिया। तो वो गौर वाला जानवर भी है, जानवर का ही नाम था, वहीं से गोर्रिया याद रह जाएगा। और मुख्य देवता और देख लो, नरसिंह देवता, बूढ़ा राजा, माँ मंगला देवी इनके देवी देवता का नाम है। चैत्र माह के शुक्ल पक्ष के 10वें दिन महुआ यात्रा नामक त्यौहार मनाते हैं, ठीक है। कौन से, महुआ यात्रा त्यौहार, कौन सी जनजाति, कोंद, ठीक है, कोंद। अब कोंद भी खाने पीने वाला आइटम है, महुआ भी खाने पीने वाला आइटम है, ठीक है, खाने के साथ साथ पीने वाला भी आइटम है। तो याद रखना, महुआ यात्रा। तो उसको उबाल के देवी देवता चढ़ाते हैं और चावल के कुछ दाने अर्पित करते हैं। जनजाति में वधु मूल्य चुकाते, वधु मूल्य क्या था एक्सप्लेन कर चुका हूँ, और जिसको नाम दिया जाता है मूल सुंग, ठीक है, मूल सुंग। कंधे से कोंद से कंधा याद रख लेना, कंधे में सुलाने से शयाना। तो इनके जाति पंचायत प्रमुख को क्या बुलाता है, शयाना, शयाना, ठीक है। नेक्स्ट जनजाति सौता। सौता से मेरे को नाम याद आता है सीता। तो सीता माता से उसको रिलेट करके याद कर लिया। 2 ही पॉइंट है, एक तो उनका निवास स्थान क्या है, और किसकी पूजा करते हैं या किसको पूर्वज मानते हैं वो। तो इनका निवास स्थान ऊपर साइड है। अब कोई भी भगवान है तो ऐसे बोलते नहीं ऊपर वाला देख रहा है, भगवान देख रहा है। तो कोई भी भगवान है तो ऊपर वाला ही है, ऊपर में है, थोड़ा सा डिस्टेंस बना हुआ है, तो ऐसे बताते नहीं ऊपर में भगवान। तो सीता माता भी क्या है, हाँ ऊपर से देख रहे हैं। तो ऊपर से याद रखना, सीता माता मतलब ऊपर तरफ निवास कर रही है। ऊपर वाला जो भी जिले हैं, कोरबा हो गया, सरगुजा हो गया, कोरिया हो गया, ये सारे उधरी तरफ रहते हैं। सौता जनजाति का मुख्य संकेतन है, देखो जिला कोरबा, तहसील कटघोरा, ऊपर में रह रहे हैं, कोरबा और आसपास के क्षेत्र, कोरबा ऊपर साइड पड़ता है, ठीक। अब जैसे सीता माता के एक बच्चे थे लव, लव और कुछ 2 बच्चे थे नहीं, तो लव से ही याद रखना लोढ़ा। तो बालक लोढ़ा, जैसे बालक लव वैसी बालक लोढ़ा, इनको अपना पूर्वज मानते हैं। अब ये कौन है, इनका इतिहास मेरे को नहीं मालूम, ठीक। क्लियर, बालक लोढ़ा को पूर्वज मानते हैं, ठीक है। सीता माता से याद रखना सौता। 2 ही चीज याद रखना है कि भैया कोई भी भगवान है, बोल रहे हैं ऊपर वाला देख रहा है, भगवान देख रहा है, तो ऊपर से सीता माता कहाँ है, ऊपर, ऊपर मतलब कोरबा और कोरबा के आसपास का क्षेत्र, जैसे सरगुजा हो गया, जशपुर हो गया, कोरिया, सरगुजा, बलरामपुर। मुख्य संकेंद्र पूछा जाए कोरबा, कोरबा के कटघोरा तहसील में। दूसरा, जैसे उनके बालक थे, नाम था उसका लव, तो लव से ही याद रखना लोढ़ा, ठीक है, बालक लोढ़ा की, लोढ़ा को इन लोग अपना पूर्वज मानते हैं। क्लियर। नेक्स्ट जनजाति है परिजन जनजाति। कौन सी जनजाति, परिजन जाति। अब परिजन जाति का युवा गिरी है कौन सा, धांगा बक्सर। अभी जैसे याद कर रहा हूँ वैसे करना, किताब में मैं बोला 1-2 पॉइंट आगे पीछे मिलता है ना।
तो युवागिरी है धांगा बक्सर। परजा को पर जही से याद कर ले, जैसे छत्तीसगढ़ी में लड़ाई झगड़ा हो जाए, ज्यादा बात मत कर, पर जही से ना परजा, ठीक है, पर जही से क्या ना परजा। तो क्या जैसे मुक्का पड़ जही, झापड़ पड़ जही, चेथिम पड़ जही, वैसे ही बॉक्सिंग पड़ जही, ठीक है, बॉक्सिंग भी तो मुक्का ही माना हो गया। तो बॉक्सिंग से ना धांगा बक्सर। धांगा बक्सर युवागिरी किसका, युवागिरी बताया था, याद है ना। इसमें हॉस्टल जैसा ही हो गया, जहाँ बच्चों को भेजा जाता है, थोड़े से बड़े होते हैं, जैसे नर्सरी KG1 KG2 में आप भेज रहे हो, इधर के हो तो किंग्स एंड क्वीन में ही भेजे होगे, जो भी होंगे आसपास। तो वैसे ही वो किंग्स एंड क्वीन वाला स्कूल है, कौन सा, धांगा बक्सर। तो बॉक्सिंग पड़जी से बक्सर रखना, पड़जी से परजा, ठीक है। इनका निवास स्थान कहाँ है, बस्तर में। इनका निवास स्थान कहाँ है, बस्तर में। दो जनजाति रखना, एक गदबा और एक परजा, दोनों का बस्तर में निवास स्थान है। इसके अलावा बस्तर में और कोई जनजाति नहीं रहती, क्या रहती है, मैं इन दोनों को सिमिलर तरीके से याद किया था, वैसे बता रहा हूँ। जैसे बचपन में WWE देखते थे क्या, स्मैकडाउन, पेन खेले भी होगे, तो वहाँ जैसे जॉन सीना, अंडरटेकर, केन, रे मिस्टीरियो, ऐसा फेवरेट प्लेयर होते थे, जो देखे होंगे लड़के लोग तो याद होगा। तो उसको आके घर में प्रैक्टिस करते थे, ठीक, घर में भाई बहन लोग लड़ाई झगड़ा मारा पीटी सब चलते रहता था, उसको WWE खेलते थे घर में। तो अब जमीन में तो ऐसे उठा पटक नहीं सकते, वो जॉन सीना की स्मैक दे रहा था, हाथ में स्मैक नहीं दे सकता, ठीक, वैसे कूद रहा रिंग से चढ़ के, तो ऐसे कूदूंगा हाथ पर टूट जाएगा। तो जो भी गदगद चलता था, किस में चलता था, बिस्तर में। गदगद मारना बोलते नहीं, गदगद, तो गदगद पड़ता था किस में, बिस्तर में। तो गदगद से गदबा जनजाति याद रखा, वो कहाँ, बस्तर, बिस्तर से आगना बस्तर, और पड़ जही से आगना बिस्तर, सब बिस्तर में हो रहा है, ठीक है। तो परजा जनजाति और गदबा जनजाति, ये दोनों का निवास स्थान कौन से, बस्तर, बस्तर क्षेत्र में। अब बस्तर ना दे के कोंडा गांव सुकमा दे तो भी आपको याद रहना चाहिए कि भैया इस जिले में भी निवास हो सकती है, क्योंकि मैं एक क्षेत्र बता रहा हूँ, बस्तर क्षेत्र तरफ, ठीक है। धांगा बक्सर भी याद रह जाएगा। इनके ग्राम मुख्य नाम क्या है, मडुली, ठीक है, ग्राम मुखिया का नाम क्या है, मडुली, किसका, परजन जाति का। अब ये मडुली मांडुली समझो क्या, समझौता करना, मांडुली, कभी ये वर्ड सुने हो क्या, महाराष्ट्र में बोलते हैं माडुली, सुने, समझौता वाला माडुली। चलो अब नहीं होगा तो फिर याद नहीं होगा, लेकिन मैं उसको ऐसे याद कर लिया। जैसे आमतौर पर लड़ाई झगड़ा होता है ना, और पुलिस केस होता है, मैटर जाता है, कोई मारपीट हो गया, दो लोगों के बीच मारपीट हो गया, मैं उसको मार दिया, वो मेरे को मार दिया, कोई भी मार खाए, एक शिकायत कर दिया तो दूसरा बचने का तरीका होता है, भैया तुम भी वो काउंटर रिपोर्ट लिखाओ, फिर वो मैं भी रिपोर्ट लिखा दिया, वो भी रिपोर्ट लिखा दिया, मामला फिर बाहर ही सेटल करना होता है। इसमें फायदा पुलिस वाले को जाता है, इधर से भी इधर से भी मामला सेटल में, तो माडुली करवा देते हैं। तो जैसे किसी पड़ जही बोल दिए, मार दिए, पड़ गया परजा, तो माडुली कराना पड़ता है, ऐसे लेट करके याद क्यों, क्यों ऐसा बताना पड़ रहा है, क्योंकि इतने सारे जनजाति, इतने सारे ग्राम मुखिया देखोगे, लास्ट में सब हौच पौच हो जाता है। फिर ऐसा लगेगा भैया, फिर लास्ट में बच्चा पूछता है, सर ये जनजाति वाला टॉपिक को छोड़ के निकाल सकता हूँ क्या एग्जाम ठीक, तो ग्राम मुखिया क्या कहलाते हैं, मडुली, है ना। ये चौपाल, बिरियाना मुंडा, ये क्या है मेरे को नहीं मालूम। विशेष पॉइंट इसमें याद रखना, धार्मिक कार्य करने वाले जानी, जैसे हम लोग पंडित बोल दिए, बैगा बोल दिए, ऐसे बोलते नहीं, तो वैसे ही मौलवी बोल दिए, तो इसमें धार्मिक कार्य करने वाले लोग का नाम क्या है, जानी, ठीक है। और शुद्धिकरण करने वाला भटनायक। अब धार्मिक कार्य करने वाला कौन, जानी, ठीक है, तो वो जानी जानू वाला जानी याद रह जाएगा। और ये शुद्धिकरण करने वाला भटनायक, तो अभी अभी पहले तो याद नहीं करता था, एक मूवी आया आश्रम, देखिए क्या, बॉबी देओल वाला, हीरो है, एक प्रकार का हीरो है नायक, और वो अलग प्रकार का शुद्धिकरण कर देता था अगर मूवी वेब सीरीज देखोगे तो याद है, तो वैसा शुद्धिकरण है कि कैसा शुद्धिकरण नहीं मालूम, तो याद रखना शुद्धिकरण करने वाला कौन कहलाता था, भटनायक, ठीक, क्लियर। चलो ठीक, जो हंस रहे हैं मतलब वेब सीरीज देखे, तो थोड़ा काम का सीरीज भी देख लिया करो भाई। गदबा या गदाबा, गदबा या गदाबा, ज्यादा तो नहीं हो रहा है, ठीक, आगे बढ़ रहा हूँ, फिर बीच में रिवाइज करा दूंगा। गदबा या गदाबा, इसको पूरे पॉइंट को ऐसे गदगद मारने से याद किया, जैसे बोलते ना गदगद मार रहे हैं ऐसे, तो आवाज भी वैसे ही आता है नहीं, मुक्का मारो पीठ पे तो गदगद, तो उसको वैसे ही रेट करेंगे। एक तो गदगद मारे कहाँ, बिस्तर में, बिस्तर से मतलब स्मैकडाउन वाला, और कुछ मत सोचना, ठीक है। तो बिस्तर से क्या कहना, बस्तर रिलेट करके याद किए, ठीक है। तो बस्तर क्षेत्र और उसके आसपास वाले जिले हैं, वहाँ पे निवास रहता है किनका, गदबा या गदाबा का, क्लियर, गदबा या गदाबा। अब ये नाम कैसे पड़ गए, जैसे मैं बता रहा हूँ गदगद करके, वैसे गदगद नाम नहीं पड़ा है। गोदावरी नदी थी, तो गोदावरी नदी के आसपास इनका संकेंद्रण हुआ करता था, मतलब वहाँ पे इन लोग रहते थे। अब कोई भी जनजाति हो गई, जनजाति की बात कर लो या किसी भी पुरानी सभ्यता की बात कर लो, ज्यादातर नदी के आसपास क्षेत्र में निवास करते थे। काहे भैया, पानी चाहिए ना, पानी, आज आप बोर खोद लियो घर में, कहीं दूर दराज में भी रह रहे हो फिर भी पानी मिल जा रहा है, पहले थोड़ी ना वैसे बोर खुदा हुआ है, पहले तो मुख्य सोर्स क्या हो गया, नदी हो गया।
तो नदी के आसपास क्षेत्र अभी भी इन लोगों को मिलता है। इसलिए जो सिंधु घाटी सभ्यता है, जब इसकी खोज की गई तो नदी के आसपास खोज ज़्यादा किए गए ताकि मिले उनका निवास स्थान। तो और मिला भी, तो नदी के आसपास ही वो सभ्यता रहती थी। नदी हो गया, समुद्र हो गया, इनके आसपास ही ये सभ्यता मिलती थी। ठीक है, तो ये बोला जाता है कि गोदावरी नदी के आसपास ये जनजाति रहती थी और वहीं से गोदावरी से संलग्नता के कारण, मतलब गोदावरी रहते के कारण इसका नाम क्या पड़ गया, गदबा। अब अगर आपको याद आ रहा होगा, नदी वाले टॉपिक में पढ़ा था, ये छत्तीसगढ़ है और यहाँ से गोदावरी, नासिक महाराज से गोदावरी नदी आती थी, थोड़ा छत्तीसगढ़ को टच करते हुए आती थी। तो ये बस्तर क्षेत्र तो है क्या पूरा, ये वाला बस्तर क्षेत्र, तो ये गोदावरी नदी के आसपास रहने के कारण इनका नाम क्या पड़ गया, बोला गया गदबा। ठीक, इतना क्लियर। ठीक, अब इनमें देवी देवता हैं, प्रमुख देवी देवता हैं, कौन कौन है वो उसको याद करना कन्फ्यूजन होता था, तो मैं उसका से रिलेट कर लिया, किसी देवी देवता का मानिए, मैं अपने याद करने के लिए वैसे याद कर लिया। ठीक है, जैसे गद गद मारना है, किसको गद गद मारना है, बूढ़ी को। ठीक है, किसको, बूढ़ी को। हम लोग पहले क्रिकेट खेलते थे प्लास्टिक बॉल वाला, मैं तामेश सर सब ऐसे छोटे छोटे बच्चे लोग खेलते थे, तो प्लास्टिक बॉल से खिड़की जल्दी फूटता था। तो वो 4 रुपए का बॉल आता था, पुक बोलते थे, पुक। उसको 4 रुपये खरीदने के लिए 8 लोग मिलाते थे, 8 8 ऐसा मिला के 1 1 रुपये मिला के वो बॉल को खरीदते थे। और गलती से खिड़की में पड़ गया, खिड़की फूट गया और अंदर चले गया बॉल, तो बॉल मिलता नहीं था। तो बाकी लोग के घर, चल ठीक है लड़का है, खेले घूम रहे, ठीक है बेटा आओ फोड़ दे खिड़की से। लेकिन वो जो एक बूढ़ी औरत रहती थी, वो बॉल अंदर कर लेती थी, देती नहीं थी। ठीक, तो उनको बहुत मारने का मन करता था, कैसे, गदगद। तो ऐसे याद कर लेना, तो गदगद किसको, बूढ़ी को, बूढ़े को नहीं, बूढ़ी को। तो बूढ़ी से आ सकते हो बूढ़ी देवी, ठाकुरानी माता। ये ठाकुर और ठाकुरानी आमतौर पे जो मूवी में दिखाता है नहीं, तो ऐसे दिखाता है एकदम अत्याचार कर रहे हैं, ठाकुर ये हाथ मुझे दे दे, ठाकुर ऐसा कुछ। तो ठाकुर मतलब ठाकुर ठाकुरानी ऐसे दिखाते हैं कि इन लोग अत्याचार कर रहे हैं बाकी पे, तो उनको भी गदगद देने का मन करेगा, तो गदगद से क्या याद रख सकते हो, गदबा और ठाकुरानी माता। और किसी को गदगद कब मारोगे, जब उसको भैया धरोगे, धरोगे तभी मारोगे, बिना धरे गदगद दे दोगे। ठीक है, तो धर के गदगद, तो धर से धारनी देवी, ऐसे याद कर सकते हो। क्लियर, इतना कंसेप्ट क्लियर है ना। अब बचपन की एक और कहानी है जिससे उपजाति याद हो जाती थी। बचपन में विंटर सीजन में वो ज्योति स्कूल में ब्लेजर रहता था, रेड कलर का, मैरून कलर का ब्लेजर पहन के जाते थे, तो ठंडी के दिन में ब्लेजर पहन के जाते थे, तो स्वेटर ना बोल के वो ब्लेजर ही हम लोग को पहनाया जाता था। ठीक है, तो उस ब्लेजर का यूज़ क्या किया जाता था ठंडी में, किसी के ऊपर गुस्सा आया, किसी लड़के को क्या किए, ब्लेजर निकाले, उसके मुंह में डाले और कैसे मारे, गदगद। ठीक है, गदगद ही याद रखना, क्योंकि गदगद से गदबा याद रहेगा। तो ब्लेजर डाले और उसको मारते थे, और लास्ट में पकड़ा कौन जाता था, जो लास्ट में मारने जा रहा है, हाँ मैं भी मार रहा हूँ, और गलती से ब्लेजर खोल डाला, तो पूरा गुस्सा उसी के ऊपर निकल जाता था। ठीक, तो ऐसे करते थे। तो ऐसे ही अब ब्लेजर ना याद रखना, कथरी याद करना। कथरी समझते हो, चादर कंबल कथरी है ना, तो कथरी करके, कथरी उड़ा के मारे। और छत्तीसगढ़िया वर्ड में बोदना सुनोगे, बोदना, बोदना मतलब मार देना होता है। ठीक है, तो कथरी उड़ा के क्या बोदे, किसको, हाथ पैर को। तब वो जो जो मार खाएगा वो चिल्लाएगा ना, दाई बाबू ऐसा चिल्लाएगा, तो बाबू से आगना कापू। ठीक, नहीं याद हो रहा होगा तो इनकी उपजाति है बोदो, और क्या है, कथेरा, पारंगी और कापू। बोदो, कथेरा, पारंगी और कापू। मैं अपने याद करने के लिए ऐसे याद कर लिया था तरीका, ब्लेजर डाल के मारते थे, उसके जगह कथरी कर लिए। ठीक है, मारने से गदगद याद कर लिए, और गदगद से एक और वर्ड याद कर लिए, बोदना, है ना, बोदना मतलब मारपीट देना। और उसके बाद किसको, हाथ पैर को, वो क्या चलाएगा, बाबू बाबू, बाबू से कापू याद रख सकते थे। ठीक है, गदबा या गदबा। अब ऐसा बोला जाता है कि ये जो काकतीय शासक थे महिपाल देव, ये इनको किस काम में लगाए थे, तो पालकी ढोने के काम में लगाए थे। महिपाल देव बस्तर के काकतीय वंश पढ़े होंगे आप, अभी नहीं पढ़े होंगे, मिडिवल हिस्ट्री में आएगा, छत्तीसगढ़ का जब मिडिवल हिस्ट्री पढ़ोगे तो उसमें आएगा। तो बस्तर के काकतीय वंश थे, तो एक वंश हुआ काकतीय वंश। इन लोग इधर नीचे आंध्र प्रदेश वाले एरिया में रहते थे, छत्तीसगढ़ से लगा हुआ नहीं, आंध्र वाला बॉर्डर है ना, तो काकतीय वंश। तो इन लोग वारंगल, वारंगल मतलब वही साउथ इंडिया वाला पार्ट, उधर के काकतीय वंश थे या चालुक्य वंश बोल लो। वहाँ खिलजियों का काफ़ी ज़्यादा आक्रमण बढ़ा, है ना, साउथ इंडिया को जीतने के लिए। एंशियंट हिस्ट्री अगर थोड़ा बहुत ध्यान होगा, या मिडिवल हिस्ट्री, खिलजी वाला मूवी देखे नहीं, पद्मावत, तो वो जो अलाउद्दीन खिलजी रहता था, 2 आदमी को अपॉइंट किया, एक जफर खां को, जो उत्तर पश्चिम, उत्तर वाले भारत को देखता था, मतलब उधर के कब्जा करने की जिम्मेदारी उसको जफर खां को दे दिया, मंगोलों से रक्षा करने की जिम्मेदारी जफर खां को दे दिया। और एक मलिक काफूर जो कि एक हिजड़ा था, उस मूवी में दिखाया है ना, उसको जिम्मेदारी दे दिया किसका, दक्षिण का, भैया दक्षिण
को जीत के लेके आओ, मेरे कदमों में रखो। ये जिम्मेदारी किसको दे दिया? मलिक काफूर को। और खुद मिडिल इंडिया में रहा, मिडिल पार्ट पे वो आक्रमण करने जाता था। तो जो मलिक काफूर है दक्षिण भारत में बहुत ज़्यादा आक्रमण किया, ठीक है। तो खिलजियों का काफ़ी ज़्यादा प्रभाव रहा, और उस प्रभाव से बचने के लिए बार बार डिस्टर्बेंस हो रहा है, बार बार लड़ाई झगड़ा, बार बार राजधानी चेंज करना पड़ रहा है। तो एक शाखा बस्तर तरफ कूच कर गई, है ना। और कौन लेके आया, लीड कौन किया? अन्नम देव। तो अन्नम देव संस्थापक माने जाते हैं, फाउंडर माने जाते हैं किसका? काकती डायनेस्टी ऑफ बस्तर, ठीक है, बस्तर के काकती वंश का। उसी में आगे चल के एक शासक हुए जिनका नाम हुआ महिपाल देव। अब मेरे ख्याल से मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ोगे तो उसमें विद्रोह आया होगा। तो 1825 में एक विद्रोह भी हुआ था, प से 25 प से परलकोट, प से 25 पर से परलकोट, ठीक है। तो ये परलकोट के एक उस टाइम में शासक कौन थे अगर पूछा है तो महिपाल देव। तो वही महिपाल देव ऐसा बोला था कि इनको क्या करने के लिए लाया गया? पालकी ढोने के काम के लिए लाया गया। क्लियर? ठीक है, इतना क्लियर। चलिए, तो ये जनश्रुति के अनुसार है। जनश्रुति मतलब कहीं लिखा हुआ नहीं है, किसी किताब में आपको नहीं मिलेगा, कोई प्रमाणिक ग्रंथ नहीं है इसके लिए। बस मैं बोल दिया, आप सुन लिए, आप किसी और को बोल दिए, कोई और किसी और को बोल दिया, ऐसे करके। ठीक, जैसे कोई बात बताते नहीं किसी को कि माँ कसम खा मत नहीं बता, हाँ माँ कसम नहीं बताऊँ, फिर वो दूसरे वाले को माँ कसम खिलाता, माँ कसम नहीं बताऊँ, ऐसे बोल बोल के पूरे जिले में क्यों सर, मतलब कोई बात किसी एक लड़की को मालूम चला, मतलब पूरे जिले में फैल जाता है। ठीक, क्लियर। गदबा नाम कैसे पड़ा बताया? गोदावरी से संलग्न, और गोदावरी बस्तर के नीचे से जाती है। ध्रुवा जनजाति से मिलती जुलती संस्कृति वाली जनजाति, ओके। इनको, इनमें भी घोड़ा छूना पाप मानते हैं। एक और जगह घोड़ा छूना पाप या निषेध था, कमार जनजाति में, ठीक है। तो उसको भी मैं घोड़ा याद किया था, भैया पीछे साइड नहीं रहते, कमर साइड, मतलब घोड़े के कमर साइड नहीं रहते, वो कभी भी स्मैक दे सकता है आपको, ठीक। तो इसलिए उसको घोड़ा छूना निषेध, तो कमर छूना निषेध, घोड़ा छूना निषेध, ऐसे लेट करके याद किए थे। तो कमार जनजाति में घोड़ा छूना निषेध है, और एक और जनजाति में घोड़ा छूना पाप मानते हैं। कौन सी जनजाति है? गदबा। गदबा, हाँ, उराव वाला भी है, और ये गदबा भी याद रख लेना, गदबा वाला भी पढ़ना है। तो क्यों पाप मानते हैं? वो गदगद मार देता है करके, गदगद से तो गदबा ही याद करने क्या, तो घोड़ा भी मारेगा, मृत्यु हो जाएगी आपकी। तो घोड़ा वहां से लेट कर सकते हो, घोड़ा छूना पाप माना जाता है किसमें? गदबा जनजाति में। इस जनजाति में मृत्यु होने पर शव को दफनाते हैं। और देखो पुराने जमाने में ऐसे माना जाता था कि भैया अगर कोई मर गया है, ऐसा माना जाता है कि भैया इस दुनिया से वो दूसरा दुनिया जा रहा है, जैसे आप ट्रांसफर करवाते हो इधर से उधर ट्रांसफर, वैसे ही ट्रांसफर हो रहा है, समझ लो इस दुनिया से कोई और दुनिया जा रहा है। तो उसमें क्या करते थे, उसके शव के साथ कुछ सोना चांदी, कुछ भी जो भी जरूरत की सामान है उसको डाल देते थे, कोई खाने पीने का आइटम है सब डाल दिए। तो वैसे ही अलग अलग सभी में प्रथा अलग अलग, कोई कपड़ा जला देते हैं साथ में, यानी कोई पुरानी जो भी यादें हैं, कपड़ा वगैरह जला देते नहीं, हमारे यहाँ जलाते तो, या कुछ दफना दिए कुछ सामान। तो इसमें क्या दफनाते हैं? दफनाते तो शव तो दफनाते ही हैं, साथ में क्या क्या डालते हैं? तो नमक, गुड़ और कपड़े को डाल देते हैं। जब शव दफना रहे हैं तो उसी में क्या डाल दिए? नमक, कपड़ा, जात जात कुछ भूख लगी था खा ले बस। उसके बाद उसी स्थान पर मछलियों को उबालते हैं, और जो पानी रहता है उससे लोग हाथ धोते हैं। सर ये काहे बता रहे हो, ऐसी प्रोसेस है। क्या हो गया, मछली खाते तो छी नहीं लग रहे हैं। वही लोग पानी से हाथ धो लिए तो छी लग रहा है। ठीक है, रिपीट कराऊं? हाँ, ये नगेशिया तो कल देख लिया। तो कोंद जनजाति, कोंद याद रखना आसान है, कैसा? कंदमूल, कंदमूल वही खाने पीने का काम रहता था इन लोगों का, तो वही से कोंद जनजाति पड़ गई। बोली उनकी क से कोंद, क से कुई। कहाँ निवास स्थान है? तो राइट साइड, राइट साइड मतलब जितना भी गरियाबंद मासूम एरिया पड़ रहा है। क्लियर। और कंधा से कोंद याद किए थे, सोने से सयाना याद किए। कंधे में सुला रहे हो तो सुला रहे हो, सयाना याद कर सकते हो। तो सयाना क्या है? पंचायत प्रमुख है, ठीक है। एक वधु मूल्य चुकाते हैं, तो कंदमूल भी आप लोगे खाओगे तो 10-20 रुपए दोगे, मूल्य चुकाओगे तो मूल शुल्क, ठीक है। क्या कहा जाता है? मूल शुल्क, है ना। ये सब याद रहेगा। बोली कुई है, पेद्दा कृषि करते हैं। जानवरों को बचाने के लिए, या जानवरों को बचाने के लिए बीमारियों से, एक देवी देवता, उसका नाम क्या है? गोरैया, ठीक है। और जैसे कंदमूल खाने का चीज हो गया, कंदमूल से कौन याद किए? और वैसे ही महुआ भी आप रिलेट करके याद कर सकते हो, महुआ। तो महुआ यात्रा इन लोग पर्व मनाते हैं, महुआ यात्रा पर्व मनाते हैं, और इस दिन अपने कुल देवी देवता को अर्पित भी करते हैं, सब देख लेना। मूल शुंग कहा जाता है किसके? वधु मूल्य को। और जाति पंचायत प्रमुख कौन है? सयाना। सौता, सौता को सीता माता से लेट करके याद किया। जो भी भगवान है, माता है, हम यही मानते हैं कि ना ऊपर है, तो इनका निवास स्थान कहाँ है? ऊपर है। ऊपर कोरबा,
और कोरबा के आसपास का क्षेत्र। और जैसे उनके बालक थे लव, वैसे ही एक बालक लोढ़ा नाम है, ठीक है। इनको अपना पूर्वज मानते हैं, अब कौन है मेरे को नहीं मालूम, ठीक। तो स्वतः माता में दो ही ये पॉइंट है, उसको याद रखना है आपको। परजा जनजाति, परजा में पड़जही से लेट करके याद किए थे, क्या पड़जी, जैसे झापड़ पड़जी, चिथिम पड़जी, ऐसी बॉक्सिंग पड़जी, बॉक्सिंग से बक्सर याद करना, धांगा बक्सर। अब गदबा और परजा ये दो जनजाति ऐसे है जो बिस्तर से लेट कर आया, वो स्मैकडाउन WWE वाला, ठीक। तो बस्तर तरफ में इनका निवास स्थान है। और युवागृह हॉस्टल क्या कहलाता है, धांगा बक्सर। इनके ग्राम मुखिया मडुली, जैसे मांडुली करते हैं, समझौता करते हैं, वैसे लेट करा के याद करा हूँ। धार्मिक कार्य करने वाले जानी भटनायक, ठीक है। शुद्धिकरण करने वाला बॉबी देवल नहीं, भटनायक। गदबा या गदाबा, गड़ाबा हो गया, गदाबा गड़ाबा सब वही नाम है। इनका निवास स्थान कहाँ है, बस्तर। ये बताया कैसे नाम, गदबा नाम कैसे पड़ गया, गोदावरी नदी के आसपास क्षेत्र में रहते थे, वहां से गदबा इनका नाम पड़ गया। और गदगद से सब लेट गए थे, बूढ़ी देवी, ठकुरानी माता और धारनी देवी। इनकी उपजाति क्या है, बोदो, कथेरा, पारंगी और कापू। कतरी उड़ा के गदगद बदबद, बोदो, कथेरा, पारंगी, कापू याद रहे। ये काकती शासक जो है महिपाल देव, इन्होंने इसको पालकी ढोने काम में लगाया था। एक और जनजाति आगे चल के पढ़ोगे, खड़िया। खड़िया जनजाति भी ऐसी है जिनका काम क्या है, परंपरागत कार्य क्या था, पालकी ढोने का। उसको ऐसे याद कर लिया, पालकी ढोगे तो भैया बैठे बैठे ढोगे, खड़े खड़े ढोगे, खड़े खड़े ढोगे ना, बैठोगे थोड़ी नहीं, बैठेगा तो कोई अंदर जैसे दुल्हन उल्हन है तो वो बैठेगी। तो पालकी ढोने का काम क्या, खड़े खड़े। तो खड़िया जनजाति भी पालकी ढोने का काम करती। कौन सी जनजाति, खड़िया। खड़े रहने से क्या है ना, खड़िया। ध्रुवा जनजाति से मिलती जुलती, ओके। ये घोड़ा भी गदगद मार देता है करके वहां से रखना, घोड़ा छूना को पाप मानते हैं। और मृत्यु होने पर शव को दफनाया जाता है और उसके साथ नमक, कपड़े, गुड़ को रखते हैं, मछलियों को उबालते हैं और हाथ धोते पीते रहे। फिर खड़िया जनजाति, खड़िया जनजाति। अब ये खड़िया जनजाति का प्रमुख पर्व क्या है, पुन्नी और कर्मा, पूस पुन्नी कर्मा। इनकी जो बोली है वो खड़िया नाम से ही आपको याद रह जाएगा, ठीक। अब दो पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इनको प्रमुख देवी देवता कौन है, बंदा और पालकी ढोना इनका मुख्य कार्य है। दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है खड़िया जनजाति के अंतर्गत। एक तो उनका परंपरागत कार्य क्या था पूछता तो पालकी ढोने का, ठीक। उसको मैंने ऐसे याद कर लिया कि भैया पालकी ढोगे तो आप बैठे बैठे तो ढोगे नहीं, खड़े खड़े ढोगे, तो खड़े खड़े से खड़िया याद कर सकते हो, ठीक। और जैसे हमारे यहाँ लड़का लड़की ऐसा नाम से संबोधित किया जाता है, तो दिल्ली ऊपर साइड देखोगे ना, दिल्ली और उधर के क्षेत्र में तो बंदा बोलते हैं, ठीक है। उसका बंदा, उसकी बंदी, ऐसे बंदा 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 या बंदी ऐसे बोलते हैं। तो जैसे कोई लड़का खड़ा है तो मैं क्या बोलूँगा, बंदा खड़ा है। तो बंदा खड़ा है से बंदा देवी देवता का नाम याद रह जाएगा, खड़ा से खड़िया याद रह जाएगा। खड़िया, खड़िया के देवी देवता हैं कौन, बंदा। अब कोई चीज़ बैठे हो तो थोड़ा नीचे रहोगे, खड़े हो जाओगे तो ऊपर रहोगे नहीं। तो खड़े रहने से ऊपर, तो इनका निवास स्थान किस तरफ है पूछा है तो ऊपर साइड, उत्तर साइड, ठीक है। और ये विशेष आदि कोलेराइन जनजाति, ये क्या है मेरे को नहीं मालूम। रायगढ़ सरगुजा मतलब उत्तर साइड इनका निवास स्थान है। मंजवार जनजाति, मंजवार जनजाति मिक्स जनजाति है, मिश्रित जनजाति, मिश्रित जनजाति। जैसे एंग्लो इंडियन समझते क्या है, फादर यूरोपियन, माता इंडियन, ऐसे। तो एक एंग्लो इंडियन थोड़ा क्रॉस ब्रीड टाइप का हो जाते हैं, इधर माता भारतीय होनी चाहिए और पिता जो है यूरोपियन, तो उनके जो वंशज कहलाएंगे वो क्या है, तो एक मिश्रित प्रजाति हो गई, नहीं मिक्स के हो गए। तो वैसे मंजवार भी क्या है, माँ से मंजवार, माँ से मिश्रित, मिक्स याद रख सकते हो। तो ये मिश्रित जनजाति, किनकी मिश्रित जनजाति, गोड़, मुंडा, कंवर, इनसे आगे जो उत्पन्न हुए वो मिश्रित जनजाति कहलाती है। कौन से नाम है, मंजवार जनजाति। इनके अन्य नाम है, मंजवार से ही मांझी या मझिया भी याद कर सकते हो, कोई बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है नहीं इसमें, ठीक है। क्लियर, याद रहेगा। कंवर देखते हैं आज आखिरी, फिर एंड करेंगे सेशन। कंवर, अब इसके अंदर भी बहुत सारे पॉइंट है। इसको मैंने कैसे याद किया है, तो अब एक दीदी थी, मुँह बोली बहन है, तो वहाँ से मैं रिलेट करके याद किया हूँ। अब उसको पॉइंट को याद करा लेने को दीदी का पूरा बायोडेटा बताना पड़ेगा, तो नहीं बता रहा हूँ, इसको आप अपने तरीके से रिलेट करके याद कर लेना। जैसे दीदी थी, उससे लड़ाई झगड़ा होते थे, ठीक, तो कुछ उससे पॉइंट याद कर लिए। CGPSC प्री मेंस के बारे में थोड़ा बहुत मेरे को बताई, तो ऐसा लगता था भैया सागर जैसे नॉलेज है, बहुत नॉलेज, सागर जैसे, सगराखंड वैसे याद किए, ठीक है। पीती पाती भी थी तो बार याद कर लिए, बाहर जाती थी, बार नृत्य, कंवर जनजाति करती है, तो वैसे लेट करके याद किया हूँ। तो आप लोग नॉर्मली याद कर लेना, मैं पॉइंट्स को बता देता हूँ, ठीक है। पॉइंट्स बता दे रहा हूँ, आप नॉर्मली याद कर लेना। अब कंवर, कंवर कौरव रिलेट कर पाओगे, कंवर कौरव। जैसे एक जनजाति है पंडो, तो वो बोलती है कि हमारी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, पांडवों से हुई है। महाभारत में दो लोगों के बीच युद्ध हुआ, कौरवों और पांडवों के बीच।
तो कौरव से कंवर याद रख लेना और पांडव से पांडव याद रखना। तो एग्जाम में आमतौर पे पांडवों से उत्पत्ति ऐसे पूछा गया तो पांडव बता सकते हो, कौरवों से कंवर बता सकते हो। अगर पांडव और कौरव नहीं दिए और महाभारत के पात्र से संबंधित कौन है अगर पूछ दिया जाए, महाभारत के पात्र से संबंधित उत्पत्ति अगर पूछ दिया जाए तो भी ऐसे टिक मारना कौरव और पांडव। क्लियर। तो कंवर जनजाति ये कौरवों से अपना उत्पत्ति मानती है। ठीक है। इनका निवास स्थान कहाँ है? सरगुजा, बलरामपुर, सूरजपुर, बिलासपुर, रायगढ़। ऊपर साइड है, ऊपर साइड और बिलासपुर संभाग, मतलब सरगुजा संभाग और बिलासपुर संभाग में निवासरत है। अब इनके बहुत सारी उपजाति हैं और देखना आप, जैसे गोड़ जनजाति है, गोड़ जनजाति में अगर कोई मरकाम उपजाति है तो सरनेम उन लोग वही लिख देते हैं। जैसे हमारे जैसे साहू में भी है और बहुत सारे अंतर्गत क्या बोलेंगे उसको, जैसे सोन कपाट गोत्र, गोत्र है, सोन कपाट लिख रहे हैं, कोई गजपाल लिख रहा है तो सरनेम में वो डाल देते हैं। जैसे कोई साहू ना लिख के सोन कपाट लिख दिए, साहू ना लिख के गजपाल लिख दिए, ठीक है, तो महेश गजपाल, गजपाल, अब वो अपना गोत्र को वहां पे लिख दिए। वैसे कई लोग उपजाति को ना ऐसे सरनेम लगाते हैं पीछे, जैसे राहुल मरकाम, तो वो मतलब मरकाम मतलब गोड़ जनजाति के अंतर्गत ही होगा, वो टाइटल यूज कर रहे हैं। तो वैसे कंवर जनजाति में भी बहुत सारे उपजाति हैं, है ना। उपजाति का नाम क्या है? पाइक है, पाइक है, कवर है, कवर से तंवर याद रखना, राठिया रखना, पैकरा, पाइक और पैकरा याद रहेगा, चेरवा, दूध कंवर, ये सब कंवर जाति की क्या है? उपजातियां हैं। ठीक। अब इन लोग कैसे उपजाति हो गए? अलग अलग क्षेत्र में निवास करते थे, अलग अलग काम करते थे, तो वहां से इनका नाम पड़ गया। जैसे जो पैकरा है ये रतनपुर क्षेत्र में सेना का काम करते थे, सैनिक के काम करते थे। पैकरा देखो, रतनपुर के जो कलचुरी राजा थे, रतनपुर में कलचुरी राजवंश हुए, कलिंग राज जिनके संस्थापक थे। जैसे बस्तर में काकतीय वंश है, वैसे ही मैदानी क्षेत्र में एक कलचुरी वंश शासन करता था, कलिंग राज्य जिसके संस्थापक थे। तो उन्हीं के ये क्या काम करते थे? सेना के काम करते थे। कौन? पैकरा लोग। ठीक। राठिया जो रायगढ़ तरफ रहते थे, रा से राठिया, रा से रायगढ़, तो रायगढ़ जो रायगढ़ रियासत है उस तरफ रहते थे, वो राठिया कहने लगे। चेरवा जो सरगुजा तरफ रहते हैं, सरगुजा संभाग तरफ, सरगुजा संभाग तरफ रहते हैं, उनको क्या है? चेरवा। दूध कंवर कौन? जो मतलब हो सकता है सब में अलग अलग जो चेहरे का कॉम्प्लेक्शन है वो अलग अलग हो, कोई गोरा है, कोई काला है, ठीक है, तो एकदम चट गोरा है, दूध जैसे गोरा है, उसका नाम रख दिया क्या? दूध कंवर। और एक मानव शास्त्री है जिनका नाम है डाल्टन। क्या नाम है? डाल्टन। तो वो डाल्टन ने ये दूध कंवर को कंवरों का क्रीम बोला। क्रीम, जैसे क्रीम थोड़ा एकदम सफेद सफेद रहता है नहीं, ठीक है, तो मतलब एकदम चट गोरे वाले। गोरे लोग भी ऐसे इंडियन गोरे अलग रहते हैं और फॉरेनर वाला गोरा ऐसा रहता है कि भैया सफेद दाग हो गया, ऐसा टाइप का गोरापन रहता है उनमें, तो दूध जैसे गोरे रहते हैं। ठीक है, तो वैसे ही जो दूध जैसे गोरे वाले किस नाम से जाने रहे? दूध कंवर। तंवर क्या है? तंवर इस सभी उपजाति में, कंवर जनजाति के अंतर्गत ये सारी उपजाति है। इसमें भी कई लोग ऊपर नीचे मानते नहीं, हम ऊंची जाति, हम नीचे जाति, ऐसा मानते। तो जो तंवर है इनको जमींदारी क्षेत्र मिली थी, जमींदारी क्षेत्र मिली थी, जमींदारियों का काम करते थे, तो इन लोग अपने आप को बाकी लोगों से थोड़ा ऊंचा मानते हैं, तंवर। और इन लोग जमींदारी का काम, सैनिक का काम, ये सब करते थे, ठीक है, अपने अंदर सेना रखे रहते थे। तो छत्री एक वर्ड सुने हो नहीं? छत्रिय, ये ऐसा छत्री बनेगा ना, क्षत्रिय। तो क्षत्रिय सेना का काम हो गया, वहीं छत्री से आगना छ, ऐसा छत्री। तो जो तंवर है छत्री नाम से भी जाने जाते हैं। क्या बोल रहा हूँ? देखो, इनका निवास स्थान सरगुजा, बलरामपुर, सूरजपुर, बिलासपुर, रायगढ़, ये सब तरफ है। कौन कौन सी उपजाति है बताया? इनका पाइक है, तंवर है, राठिया है, पैकरा है, चेरवा है, दूध कंवर, ये सब कंवर की उपजाति है। ठीक है, पाइक हो गया, वहीं से पैकरा याद करना। पैकरा कौन? जो रतनपुर में, रतनपुर के कलचुरी राजा के सेना में शामिल थे, ठीक है, उनमें सैनिक कार्य करते थे, वो किस नाम से जाने जाने लगे? पैकरा। क्लियर। कंवर जनजाति का एक वर्ग जो बिलासपुर, कोरबा, पेंड्रा, छुरी और लाफा, मतलब बिलासपुर संभाग वाला क्षेत्र, उधर जमींदारियों का काम करते थे, जमींदारी प्राप्त थी, वो किस नाम से जाने जाने के? तंवर और छत्री। ठीक है, छत्री, छत्री है, छत्री, ठीक है, इस नाम से जाने लगे और अपने आप को अन्य से उच्च मानते। बताया राठिया, रा से राठिया, रा से रायगढ़, और चेरवा कहाँ का बताया? सरगुजा का, और पैकरा रतनपुर के, तो हो गया पैकरा वाला पॉइंट। इनके जो प्रमुख देवी देवता हैं उनका नाम क्या है? सगराखंड, दूल्हा देव, बाग देव, शिकार देव, समलेश्वरी देव। कई जगह दूल्हा देव आ गए होंगे, कई जगह दूल्हा देव आ गए हैं, तो दूल्हा देव आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, दूल्हा देव। अभी दूल्हा देव नाम कैसे पड़ गया? इस बार लोक कला संस्कृति में शायद दूल्हा देव वाला बताया नहीं, चलो जनजाति वाले पार्ट में उसको बता दूंगा। दूल्हा देव प्रकार, जैसे हिंदू माइथोलॉजी में एक पॉइंट मिलता है नहीं कि पति मर गया था किसी का, तो वो यमराज से वापस लेके आ गई। तो ये कहानी सुने नहीं? हाँ। तो वैसे यमराज से वापस लेके आ गई, तो वैसे ही एक शादी हो रहा था,
तो दूल्हा दुल्हन में दुल्हन का जो पति रहता है, कौन, दूल्हा, दूल्हा मर जाता है, तो उसको आसपास कोई बैगा का रहता होगा, तो वहां से वो जिंदा करवा के वापस है, इसमें प्राण फोकस है, तो वहां से फिर वो किस नाम से जाने लगे, दूल्हा देव। ऐसी सिद्धांत कथा है जानने के लिए, तो वो दूल्हा देव है। ठीक है, क्लियर। बागदेव, बागदेव की भी बहुत लोग पूजा करते हैं। सगराखंड स्पेशली किसके लिए नाम आएगा, एक कंवर जनजाति के अंतर्गत दूल्हा देव, बागदेव, शिकारदेव, समलेश्वरी देव की पूजा करते हैं। संत गहिरा गुरु हैं, इनका संबंध इसी जनजाति से, और पूछा जाता है इतिहास में जो प्रमुख स्थान रखते हैं कुछ जो व्यक्तित्व, जैसे वीर नारायण सिंह कौन सी जनजाति से थे, बिंजवार जनजाति से। वैसे संत गहिरा गुरु ये कौन सी जनजाति के थे, रामेश्वर इनका नाम था, इनका संबंध इसी जनजाति से है। इनमें जिनका रंग गोरा होता है उन्हें दूध कवर कहा जाता है, और मानव शास्त्री एक नाम है डाल्टन, इन्हें दूध कवर को कवर जनजातियों का क्रीम बोला गया, ठीक है, कंवर क्रीम कहा है। इस जनजाति द्वारा भी गौरव महोत्सव का आयोजन किया जाता है। इनका मुख्य कार्य क्या रहता था, सैन्य कार्य, अभी देख लिए, जमींदारी प्राप्त थी, जमींदारी प्राप्त थी मतलब वहाँ रूल कर रहे हैं, समझ लो रूल कर रहे हैं, सेना होगी उनके अंतर्गत। कलचुरी वंश के अंतर्गत सैनिक का कार्य करते थे, तो मेन काम इनका काम क्या हो गया, मिलिट्री सर्विस देना। इनका नृत्य है बार नृत्य, ठीक है, कौन सा नृत्य है, बार नृत्य। विशेष स्वयं को कौरवों का वंशज मानते, ये पॉइंट बता चुका हूँ। इनका टोटम समूह है गोटी। अभी एक गोटी, अभी किस टाइप का गोटी है नहीं मालूम, लेकिन दो चीज याद रखना, एक टोटम होता है और एक टैबू होता है, एक टोटम और एक टैबू। टोटम क्या है, एक विशेष जाति चिन्ह। हर कोई अपने जनजाति या जाति का पहचान बनाने के लिए, या कोई जाति जनजाति नहीं, कोई धर्म है, उसका पहचान बनाने के लिए कोई चिन्ह बना देते हैं। अभी जब एंशियंट हिस्ट्री में पढ़ोगे तो बाघ, तीर, चेरचोल पांडे नाम के एक शासक रहे, तो किसी का मछली चिन्ह है, किसी का बाघ चिन्ह है, किसी का तीर चिन्ह है, तो ऐसी एक प्रकार का चिन्ह होता है, और उसी की उन लोग पूजा करते हैं। तो जनजातियों में यही शब्द का नाम क्या है, टोटम, टोटम समूह, ठीक है, टोटम, समझ आया, टोटम। और आगे चल के टोटम को एक अलग से देख लेंगे टॉपिक को। और एक टैबू है, टैबू क्या है, मतलब कई चीज में मना रहता है। आप लोग में जैसे रात में नाखून काटना मना है, ठीक है, और किस दिन नाखून नहीं काटते, बाल नहीं काटते, ऐसा रहता नहीं, मंगलवार और गुरुवार और शनिवार, ऐसा सब है। तो ये क्या है, एक निषेध प्रथा है, मतलब ये नहीं किया जाना है, उसके पीछे जो भी लॉजिक होगा नहीं किया जाना। तो ऐसी जो जनजातियों में निषेध प्रथा रहती है उसको टैबू बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टैबू, जो नहीं करना है। जैसे इन लोग में रहता है कि रात में झाड़ू नहीं लगाना है, रात में नाखून नहीं काटना है, बाल नहीं कटवाना है तो ऐसे सब पॉइंट क्या कहलाते हैं, टैबू। और जिसकी पूजा की जा रही है, जो कर रहे हैं, टोटम, टोटम सब समझ आए। तो इसमें गोटी, अब ये कैसा टाइप का गोटी है नहीं मालूम मेरे को, ठीक है, बस याद रखना गोटी। प्रधान, चलो पीडीएफ तो आपके पास होगा ना, इतना पढ़ो, दो बंद मत करना, बंद मत करना, आगे पढ़ा देता हूँ, और इच्छा हो रही है पढ़ाने की, ठीक, रीड करो फिर आगे बताता हूँ। पीडीएफ तो होगा, पीडीएफ से पढ़ लो, जिनके पास नहीं आजू बाजू वाले शेयर कर दें। जो ऑनलाइन है भैया, पीडीएफ अपलोड रहता है वीडियोस के नीचे। टैबू, 2 मिनट सांस लीजिए और इसको देखिए, तो फिर आगे बढ़ते हैं। आगे पापा।
किसका घंटी बज रहा है भाई? कैसे भोपाली अभी का अलार्म डालते हो इतने बजे का? क्लास में सो नहीं कभी? चलो अनुज ऑफ कर दो, रिकॉर्डिंग ऑफ कर दो। पुराना उम्मीद कर रहा हूँ याद करके नहीं आए होगे। आए हो, ठीक है। चलिए ठीक। मैडम बताइए, शयाना किसके जाति प्रमुख को कहा जाता है? कौन सी जनजाति के? शयाना नहीं आए थे, कहे नहीं आए? आप भी नहीं आए थे? आप तो आए थे बेटा कल। शयाना कौन? चलिए बहुत बढ़िया, ठीक। कौन कौन सा फल खाते थे? नहीं आए थे। कौन कौन सा फल खाते थे? क्या था पारंपरिक कार्य? कल तो आए थे आप। आए थे लेकिन मौजूद नहीं थे ऐसा। दुर्गा कंदमूल, ठीक है। राम, हाँ कंदमूल रखा है वैसे वही कंदमूल है, ठीक। लोहासुर याद आ रहा है? लोहासुर किसका किसका देता था लोहासुर? अगरिया, ठीक। चलिए अगर कल पढ़ाया हुआ आपको आज याद नहीं है, मतलब ये समझ लेना जीवन भर वो याद नहीं रहेगा। आप क्या सोचते हो, टाल दूं, अरे कल पढ़ लूंगा, परसों पढ़ लूंगा? आपसे अच्छे अच्छे लोग मौजूद है दोस्त इस फील्ड में। और अगर परसेंटेज की बात की जाए ना, जैसे लोग सीए को कठिन मानते हैं। जब मैं सीए में था तो उसका परसेंटेज रेशियो 7-8% था। चार्टर्ड अकाउंटेंसी आईपीएससी लेवल में छोड़ा हूँ। जब लगा भैया ये क्लियर हो गया पटवारी, तो लगा भाई इससे कितना आसान है। आमतौर पे लोग सीए को एकदम ज़्यादा तवज्जो देते ना, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है अरे बहुत बड़ा आदमी, ऐसा ट्रीट करते हैं उसको। लेकिन उसमें सक्सेस परसेंट कितना रहता है? 8%, 10% जो रिजल्ट रहता है। मतलब 100 लोग दिलाए तो 8-10 लोग निकल जाते हैं। और इसमें कितने लोग दिलाते हैं? अभी महिला पर्यवेक्षक का जो एग्जाम हो रहा है ना, 2 लाख 2.5 लाख तो महिलाएं होंगी। 2 लाख लोग दिला रहे हैं, ठीक है। और उसमें पोस्ट कितना है? आपके लिए 200 मान के चलो, आपके लिए जो खुली सीधी भर्ती 200। परसेंटेज 1% भी नहीं है। 2 लाख का 1% 2,000 होता है, ठीक है। तो 0.1% करोगे तब जाके 200 आ रहा है। 0.1% कितना कम वेट हो जाता है। तो कल जो पढ़ाया हुआ है आज याद नहीं है, मतलब परमानेंट याद नहीं रहेगा। लिख के ले लो, ठीक है। फिर आप सिर्फ टाइम वेस्ट करोगे अगर याद नहीं है तो, और मेरा जेब भरोगे, अपना जेब कभी नहीं भर पाओगे। चलिए, प्रधान जनजाति। प्रधान जनजाति, प्रधान जनजाति के अंतर्गत बहुत सारे पॉइंट हैं। अब कंफ्यूजन ना हो उसके लिए मैंने प्रधान से प्रधानाचार्य वाला वर्ड याद कर लिया, ठीक है। प्रधान से प्रधानाचार्य वाला वर्ड। अब प्रधान जनजाति काफी ज्यादा साक्षर मानी जाती है। क्या? साक्षर, ठीक है। अब अगर साक्षरता दर के हिसाब से जनजाति का वर्गीकरण किया जाए, टॉप से लेके बॉटम तक अगर जाऊं, तो 3 ऐसी जनजाति है जो काफी ज्यादा साक्षर है। पहला हलबा, दूसरा प्रधान, तीसरा उराव। आगे चल के इसका प्रतिशत भी देखेंगे। उराव जनजाति, हलबा, प्रधान और उराव। व्यापम और पीएससी में जो क्वेश्चन लिया है, क्वेश्चन पूछा गया है, उसका आंसर उसने अभी तक उराव लिया है। क्योंकि 2017 में पूछा था, तो 2017 में वैसा डाटा नहीं आया था, डेटा नहीं आया था कि अलग से उसको बाइफरकेट करे। तो पहले आंसर उराव लेता था कि छत्तीसगढ़ की सबसे साक्षर जनजाति, साक्षर लिटरेट, सबसे ज़्यादा साक्षरता दर, लिटरेसी रेट कौन सी जनजाति में, कौन से ट्राइब में अगर पूछा जाए तो कौन सी जनजाति में? उराव जनजाति में, उराव ट्राइब में। ऐसा पहले लेता था। लेकिन उस टाइम का जो डेटा था, कुछ जनजातियों का डेटा साथ में मिक्स कर दिए। सपोज एक गांव है, अलग अलग जनजाति रहते, भाई एक काम कर, पहले ये डेटा निकाल, उस गांव का डेटा निकाल। फिर बाद में उसको अलग अलग बाइफरकेट किया है, क्लासिफिकेशन कर दिया। 2019 में वर्तमान फ्रेश डेटा आया है, उस डेटा के हिसाब से मैं आपको पॉइंट बता रहा हूँ। उराव नहीं लेना है अब, और रहेगा तो आप चैलेंज कर सकते हो आंसर अगर फिर भी चेंज कर दिया तो टॉप पे कौन है? हलबा, सबसे साक्षर जनजाति अगर पूछा जाए। साक्षरता दर, लिटरेसी रेट सबसे ज़्यादा कौन से ट्राइब में है? फर्स्ट रैंक पे कौन है? हलबा। देन सेकंड पे कौन? प्रधान। थर्ड पे कौन? उराव। तो हलबा को मैं ऐसे याद कर लिया, हलबा जनजाति अभी आगे आएगा। तो हलबा हल चलाने वाले काम करते हैं, और वहीं से उनका नाम हलबा पड़ गया, ऐसे दंत कथा है। ऐसा स्टोरी सुनने को मिलता है कि हल वाला काम करते इसलिए क्या हलबा। हलबा हल चलाए, और उनका परंपरागत कार्य था क्या, कन्वेंशनल काम क्या था पूछा जाए तो? कृषि करना। हल चला रहे मतलब खेती किसानी के लिए तो हल यूज होगा। कृषि करना, चिवड़ा बनाना, चिवड़ा पोहा, चिवड़ा समझते हैं, ठीक। तो ये काम किसका है? हलबा जनजाति का है। अब जरूरी नहीं हर किसान गरीब हो। हल चला रहा है मतलब किसान है, किसान जरूरी नहीं कि क्या हो, गरीब हो। कुछ किसान अमीर भी होते हैं। अगर उनके पास 2 एकड़ का भी खेत है ना, तो 50 लाख 60 लाख, और अगर रोड के पास हो गया तो और 1-1 करोड़ का वो समझ लो प्रॉपर्टी है। 1 करोड़ का मालिक है। जितना कोई गवर्नमेंट जॉब वाला नहीं कमा पाएगा, उतना 2 एकड़ बेच देगा, कमा लेगा।
10-20 एकड़ है तो और फिर पूछो मत। तो किसान अमीर भी होते हैं, है ना। किसान मतलब माइंड में ऐसे आता है कि नहीं भाई गरीबी है, ठीक, वो धोती पहना हुआ, ऊपर बनियान पहना हुआ, धोती में भी एयर कंडीशनर लगा हुआ है, ठीक है। तो जरूरी नहीं हर किसान क्या है गरीब हो, किसान अमीर भी हो सकता है, ठीक है। अमीर है मतलब पैसा है, पैसा है, ठीक है। तो आर्थिक रूप से सबसे समृद्ध जनजाति भी कौन सी है, हल्बा, ऐसे याद करने के पर्पज से बता रहा हूँ। आर्थिक रूप से इकोनॉमिकली अगर देखा जाए तो सबसे अच्छी जनजाति, इकोनॉमिक रूप से मजबूत कौन है, हल्बा, ठीक। तो आर्थिक रूप से सर्वाधिक समृद्धशाली जनजाति, प्रॉस्पर ट्राइब कौन है, हल्बा। क्लियर। अब ये बताओ, आपके पास पैसा होगा तभी आप अच्छा शिक्षा अफोर्ड कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। यहाँ आए हो बाहर से पढ़ने का, यहीं पढ़ने आ रहे हो, फीस क्यों दे पा रहे हो, क्योंकि अफोर्ड कर पा रहे हो, कमा रहे हैं। नहीं कमाते तो दे पाते क्या, नहीं, है ना। मतलब कोई चीज़ अफोर्ड कर पाओगे, वैसे ही शिक्षा भी कब अफोर्ड कर पाओगे, अच्छा एजुकेशन कब अफोर्ड कर पाओगे, जब आपके पास पैसा होगा। तो हलवा के पास पैसा है तो शिक्षा भी होगी, तो सबसे साक्षर जनजाति भी कौन है, तो आर्थिक रूप से समृद्धशाली जनजाति हलबा। साक्षरता के रूप में देखा जाए तो सबसे अच्छी जनजाति कौन सी, हलबा। हलबा टॉप पोजीशन पे आता है, ठीक है। हलबा के बाद अगर पूछा जाए कि साक्षरता दर में कौन सा जनजाति आगे है, प्रधान, तो प्रधान से मैं प्रधानाचार्य याद आता है, प्रधानाचार्य, ऐसे प्रधानाचार्य होता है लेकिन बचपन में तो प्रधानाचार्य बोलते नहीं। तो प्रधानाचार्य भैया प्रिंसिपल हो गए, प्रिंसिपल है तो थोड़ा पढ़ा लिखा होगा तभी प्रिंसिपल बना होगा, कि ऐसे ही बिना पढ़े लिखा बन गया होगा, पढ़ा लिखा होगा। तो पढ़ा लिखा कौन से, प्रधान। और उसका उराव समझ गया कैसे, अब साथ में मैं एमकॉम की हुई है, उराव की कहानी तो बताया था, तो एमकॉम तक पढ़ ली मतलब साक्षर है, शिक्षित है, ठीक। तो प्रधान, हलबा सबसे टॉप पे, प्रधान सेकंड पे और उराव थर्ड पे। तो प्रधान जनजाति के बारे में एक पॉइंट क्या पढ़े, पहला पॉइंट क्या पढ़े, फर्स्ट पॉइंट क्या पढ़े कि लिटरेसी रेट में, साक्षरता दर में ये सेकंड पोजीशन पे है, कौन सी जनजाति, प्रधान, प्रधान जनजाति। अब जब हम लोग इतिहास पढ़ेंगे तो इतिहास में छत्तीसगढ़ का स्थानीय राजा के बारे में पढ़ेंगे, तो कई सारे गोंड राजा होते हैं, वर्तमान में अभी भी अस्तित्व करते हैं राजा रानी। भले पहले जितना मान सम्मान हो ना हो, पहले जितना, अब तो लोकतंत्र आ गया तो नहीं चलता उनका। टी.एस. सिंहदेव क्या है, राजा तो है क्या, सरगुजा रियासत के राजा तो हैं टी.एस. सिंहदेव। प्रवीर चंद्र भंसदेव जो अंतिम राजा हुए, उसके बाद अभी कमल सिंह भंसदेव जो हैं बस्तर क्षेत्र के राजा तो हैं, तो राजा भी अस्तित्व में। तो ये वैसे ही बस्तर क्षेत्र में एक जनजाति अभी भी अस्तित्व में है, बस्तर क्या लगभग सभी छत्तीसगढ़ में सभी जगह पाए जाते हैं, गोंड जनजाति। क्या, गोंड जनजाति। तो ये गोंड जनजाति के पहले राजा भी हुआ करते थे, गोंड राजा। तो गोंड राजा जब शासन करते थे, गोंड राजा जब शासन करते थे तो अपने मंत्री रखते थे, और मंत्री किसको बनाते थे, ज्यादातर ज्यादातर प्रधान जनजाति के लोगों को मंत्री बनाते थे, ठीक है, किसके, प्रधान जनजाति का। और उसको उस टाइम नाम दिया था पटरिया। क्या, इतना क्लियर। और कुछ तो मंत्री होते थे, और उन्हीं के दरबार में, गोंड राजा के दरबार में, जैसे हर किसी राजा के दरबार में कोई ना कोई एक दरबारी कवि होता है। क्यों कवि होता है, कि राजा जो कुछ काम कर रहे हैं, राजा आमतौर पर राजा है मतलब महत्वाकांक्षी है, एम्बिशियस है, उसको राज्य जीतना है, वो चाह रहा है कि मेरा मान सम्मान हो, राजा के पद पर बने रहूं, लोग जाने, लंबे समय तक जाने। इसीलिए तो लोग दरबारी कवि रखते थे, ताकि भैया मेरे बारे में तारीफ लिख सकें, अच्छी अच्छी बातें लिख सकें, और उसको आगे जनरेशन को फॉरवर्ड किया जा सके। किताब नष्ट हो सकता है, इसलिए लोग क्या किए, पिलर स्तंभ, लेख लौ स्तंभ बनाते थे, नहीं लिखवा दिए उसमें कि भैया लोहा तो सालों साल चलेगा, ठीक। ताम्रपत्र बनाए, कॉपर प्लेट, पेज हो सकता है फट जाए, गाय खा दे, लेकिन कॉपर प्लेट तो रहेगा, जमीन में धसे रहेगा, कभी निकलेगा तो पता चलेगा। सिक्कों में अपना नाम गुदवा रहे हैं, सिक्कों में अपना चित्र बनवा रहे हैं, वो तो आज से कई साल बाद रहेगा तो लोग अपने पास देखेंगे, रखेंगे, जाना जाएगा, ठीक। तो वैसे ही जो राजा हुआ करते थे वो अपने में, अपने दरबार में कवि रखते थे, ठीक है, या गाथावाचक रखते थे जो उनका कहानी बताए, गाथा गायन करे, ठीक। तो प्रधान को गाथा वाचक के रूप में भी जाना जाता है, किसको, प्रधान को गाथा वाचक के रूप में, ठीक है, गाथावाचक, जो उनके बारे में बता रहे हैं, उनकी तारीफ कर रहे हैं, समझ लो, ठीक है। तो प्रधान जनजाति इनका निवास स्थान कहाँ पे, कबीरधाम और बिलासपुर क्षेत्र। ये गोंड राजाओं के मंत्री हुआ करते थे, ये बताया, मंत्री हुआ करते थे, जिनको क्या बोला जाता था, पटरिया। गोंड राजाओं के मंत्री हुआ करते थे जिनको पटिया कहा जाता था। गोंड राजाओं के गीत गायक भी होते थे, इसलिए इसके गाथावाचक के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है, गाथावाचक के रूप में भी जाना जाता है। क्लियर। यह जनजाति अपने आप को गोंड जनजाति के वंशज मानते हैं। आज भी गोंड जनजाति के धार्मिक कार्यों में देवी देवताओं को लाने का कार्य इसी जनजाति के लोग करते हैं, ठीक है। मतलब प्रधान जनजाति का मेन 3 काम हो गया, 3 वजह से याद किया जा रहा है। एक तो गोंड राजा के मंत्री जिनको पटरिया बुलाता था, अलग से उनका नाम कर दिए थे क्या, पटरिया। और जो उनके गाथा गायन का काम करते थे, गीत गाने का काम करते थे,
उसको गाथावाचक। और तीसरा, उससे संबंधित कोई धार्मिक कार्य भी है, देवी देवताओं का पाठ पूजा करना है, वो भी कौन जनजाति कर रही है? प्रधान जनजाति। किसकी? गोंड जनजाति की, और वहीं से उनका उपज मानते हैं अपना। क्लियर? इस जनजाति में गोदना को पच्चा बोट्टू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पच्चा बोट्टू। नाम सुनने में अलग लग रहा होगा, जैसे टैटू है वैसे ही बोट्टू है। गोदना गदाया मतलब टैटू करवाया, टैटू से बोट्टू याद रख लेना, क्या दिक्कत है? ठीक है, पच्चा बोट्टू, प से प्रधान, प से पच्चा, पच्चा बोट्टू। सिर्फ इसी जनजाति का नहीं, अलग अलग जनजाति में टैटू का महत्व है। टैटू मतलब गोदना, ठीक है, नाम गुदवाती नहीं वैसे ही। तो शरीर में गोदना गुदवाना लगभग सभी जनजाति का काम है, हर कोई जनजाति करवाती है। अलग अलग नाम दे दिए, ठीक है, अलग अलग नाम दे दिए। जैसे एक जगह बच्चा 4-5 साल का थोड़ा होता है, 4-5 साल थोड़ा बड़ा हो गया, उसको आग से दाग कर निशान बना देते हैं, जिसको दरहा बोलते हैं। मतलब रोए गाय फिर भी उसमें आग से दाग के निशान बना देते हैं, दरहा बोलते हैं। अलग अलग सिंबल बना दिए, ठीक है। तो दरहा, तो लगभग हर किसी में टैटू वाला महत्व होता है, लेकिन अलग अलग नाम से जाना जा रहा है। कोई जला दिया उसको दरहा बोल दिया, कोई निशान बोल दिए। ये लोग क्या बोलते हैं? पच्चा बोट्टू। तो प से प्रधान, प से पच्चा, पच्चा बोट्टू। टैटू याद आ जाएगा। पच्चा बोट्टू अगर है क्या पूछा जाए तो टैटू है, बोट्टू से टैटू याद कर लेना। इस जनजाति में गोदना का भी प्रथा है, जिसको क्या बोलते हैं? पच्चा बोट्टू। इनका गायन क्या है? लिंगो पाटा। ये लिंगो पाटा गीत गाते हैं। अब लोक कला संस्कृति वाले टॉपिक में पहले मैं बता चुका हूँ, और जो जिनका कवर नहीं वो आगे देखेंगे। बहुत सारे वर्ड आते हैं पाटा पाटा शब्द से। कौन से? पाटा पाटा। तो लिंगो पाटा हो गया, मुड़िया पाटा हो गया, हुल्की पाटा हो गया, घोटुल पाटा हो गया। बहुत सारे पाटा वाले वर्ड दिखेंगे आपको लोक कला संस्कृति में। लगभग 12-14 पॉइंट आपको पाटा पाटा दिख जाएंगे। तो जहां पे भी पाटा वर्ड आ गया ना, 1-2 पॉइंट को छोड़ के कौन सा टिक मारना? आंसर मुड़िया पाटा। चाहे वो गीत हो चाहे डांस हो, पीछे पाटा वर्ड दिखा मतलब क्या मारोगे? मुड़िया। अब उसको याद कैसे किया था? पबजी में एक गेम है, पबजी एक गेम है, उसमें पट से हेड शॉट करके डायलॉग फेमस है, पट से हेड शॉट। तो पट से मारोगे कहाँ मारोगे? मुड़ी में ही तो मारोगे। पट से हेड शॉट, हेड मतलब मुड़ी तो हो गया, तो मुड़ी से मुड़िया जनजाति याद रखना, और पाटा पट से। तो पाटा वाले जितने भी वर्ड दिखे कहाँ पे? मुड़िया पाटा। लेकिन 2 पाटा को छोड़ के, एक पाटा पहले बता चुका था, लिंगो पाटा, लिंगो पाटा। दूसरा है पुरुड़ पाटा, पुरुड़। 2 पाटा छोड़ देना, एक लिंगो पाटा और एक पुरुड़ पाटा। तो ये किसका हिस्सा है? ये प्रधान जनजाति से संबंधित है। उसके अलावा 14-15 पॉइंट आ जाते हैं पाटा से रिलेटेड, वो सभी के सभी किसमें? मुड़िया जनजाति के अंतर्गत है, ठीक है। तो इनका गायन है या गीत है, लोकगीत है, क्या नाम से जाना जाता है? लिंगो पाटा। देवी देवताओं की स्तुति व त्योहारों के अवसर पर रेला पाटा नामक गीत भी गाते हैं, रेला पाटा गीत गाते हैं, ठीक है। कौन से? रेला पाटा। छठी के अवसर पर पुरुड़ पाटा गीत गाते हैं, छठी के अवसर पर पुरुड़ पाटा गीत गाता है। अब उसका लिरिक्स कुछ अलग होगा, ठीक है, सब अलग अलग गाना है, अलग अलग लिरिक्स हैं। तो पुरुड़ पाटा हम लोग भी कार्यक्रम मनाते हैं, छठी होता है, ठीक है, सुहर गीत गाते नहीं, तो उसका नाम है सुहर गीत, उसके अपने लिरिक्स हैं, तो सुहर गीत बोल दिए। तो इसके लिए इसको क्या बनाना जा सकता है? समझ लो, पुरुड़ पाटा छठी के अवसर पर गाते हैं। यह जनजाति मुख्य रूप से गोड़ी बोलती है, गोड़ी बोली बोलती है। गोड़ी गोड़ से ही याद कर सकते हो आप, ठीक, गोड़ी बोली। इतना क्लियर है, ठीक। प्रधान जनजाति के बारे में क्या क्या बताया कि ये कबीरधाम बिलासपुर क्षेत्र में निवास करती है। इनका टैटू किस नाम से जाना जाता है? पच्चा बोट्टू, पच्चा बोट्टू। प से प्रधान, प से पच्चा बोट्टू। बेसिकली 3 काम गोड़ जनजाति के अंतर्गत, एक तो उनके मंत्री करते थे जिसको पटरिया बुलाया जाता था, पटरिया। दूसरा, गीत गायन का काम करते थे, तो गाथावाचक के नाम से जाने, और धार्मिक कार्य भी निपटा देते थे। किसका? गोड़ जनजाति का। क्लियर? वहीं से नहीं अपना उपज मान रहे, गोड़ जनजाति से ही उनका उपज मान रहे। ये क्लियर था। जितने भी पाटा वाले वर्ड आए थे मैंने बताया कि वो मुड़िया माड़िया से ज्यादातर रिलेट कर लेना, मुड़िया से। मुड़ी याद कर सकते हो, मुड़ी अलग है, माड़िया अलग है, मुड़िया अलग, माड़िया अलग है, अबुज माड़िया अलग है। तो जितने भी पाटा आएंगे किसका? मुड़िया का। लेकिन 2 पाटा को याद रख लेना, लिंगो पाटा और पुरुड़ पाटा। सर एक रेला पाटा भी था, रेला पाटा गीत है, याद रखना, प्रधान जाति है, बहुत सारे लोग उसको गाते हैं। रेला पाटा, रेला याद आ रहा है, ठीक है, तो एक रेला पाटा भी गीत है, तो रेला पाटा भी इन गीत गाते हैं। और छठी के टाइम, छठी के टाइम जो गाना गाते हैं, जो गीत गाते हैं, उसको क्या बोला जाता है? पुरुड़ पाटा। तो वो भी किससे संबंधित है? प्रधान जनजाति के संबंधित। साक्षरता दर के हिसाब से देखा जाए तो 2nd नंबर पे कौन आ रहा है? आमतौर पे क्वेश्चन तो पहला ही पूछा जाता है कि साक्षरता दर के हिसाब से सबसे टॉप पे कौन है, हलवा लेना आंसर। लेकिन कभी कभार 4 ऑप्शन दिया जाता है, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में जमा दो, घटते क्रम बढ़ते क्रम में जमा दो। तो भैया 2-3 ठोक मालूम रहेगा तब तो बताओगे। तो 3 याद रखना, टॉप के 3, पहला हलवा, दूसरा प्रधान, क्लियर। नेक्स्ट जनजाति है भारिया।
आप सुने नहीं होंगे मेरे ख्याल से, ये नाम नहीं सुने होंगे। गोड़ सुनते हैं, हल्बी सुनते हैं, हलवा सुनते हैं, इतने नाम। मुड़िया माड़िया भी सुने होंगे, जैसे अबुझ माड़िया जंगल का नाम है तो वहाँ से सुने ही होंगे। ये सब जनजाति एकदम कोने काने में बहुत पिछड़ी जनजाति रहती है, उतना नाम नहीं सुनने को मिलता होगा, जनसंख्या भी काफ़ी कम है। जैसे जनजातियों में जितने भी जनजाति हैं टोटल 56% तो गौड़ जनजाति है, तो इतने लोग आसपास के ही आपको देखने को मिल जाएंगे, तो ये तकलीफदायक नहीं रहता याद करना। भारिया जनजाति पहली बार सुन रहे होंगे। तो भारिया जनजाति के अंतर्गत जितने भी फैक्ट्स हैं ना, मैंने भारी वर्ड को उठाया, भारिया से भारी, और यहीं से याद कर लिए, ठीक है। अब छत्तीसगढ़िया में भारी मतलब दो मतलब होता है, एक भारी मतलब वजन वाला भारी, और एक भारी मतलब एकदम होता है। तो भारी स्मार्ट दिखा था सर, भारी स्मार्ट मतलब एकदम ज़्यादा स्मार्ट दिख रहा है, बहुत ज़्यादा, ठीक। भारी खाना खाता सर, भारी खाना खाता था मतलब बहुत ज़्यादा खाना खा रहा है, ठीक। और एक भारी मतलब आज नहीं है क्या चांदनी, ठीक है, चांदनी को ही तलाश कर दो जैसे वैसे। एक भारी मतलब चांदनी से होते, ठीक है। तो भारी का दो मतलब तात्पर्य है, ये समझ आए, ठीक है, क्लियर। तो ये जो निवास स्थान रहते हैं, जैसे सीएससीबी क्वार्टर एक प्रकार का निवास स्थान है, जो सीएससीबी एम्प्लॉय रह रहे हैं, सीएससीबी क्वार्टर बोलती है, क्वार्टर बोलती है कि नहीं, रेलवे तो रेलवे क्वार्टर। वैसे जो इनका निवास स्थान है उनको क्या बोला जाता है, ढाना। तो भार ढोते हो, क्या ढोते हो, भार, भार ढो रहे, तो भार ढोने से, भार से भार याद आ जाएगा, भार ढोने से, ढोने से भार से भारिया, और ढोने से अगना ढाना। तो इनका जो निवास स्थान है वो कहाँ है, ढाना, ठीक, ढाना याद रहेगा। इनकी जो बोली है वो किस नाम से आना थी, भरनोटी या भारियाटी, भरनोटी या भारिया। तो ये याद करने में तकलीफ नहीं होगा आपको। जैसे कोंद का बोली पढ़े थे कुई, तो कोंद से ही मिलता तो शब्द था कुई, वो याद रह जाएगा उनकी बोली। बोली भाषा अंतर होता है, भाषा की अपनी एक लिपि होती है लिखने की शैली। तो कोंद की बोली कुई, वो को से मिलता जुलता याद रह जाएगा। लेकिन उराव का आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि मिलता जुलता नहीं है। उराव का, उराव ऐसा टाइप का नाम नहीं है, उनका कुड़ुक है, बोली क्या है, कुड़ुक है। गोण का गोड़ी है, हलबा का हलबी है, भतरा का भतरी है, ठीक है। तो वैसे ही भारिया जनजाति का क्या है, भरनोटी या भारियाटी, तो नाम से मिलता जुलता है, इसमें तकलीफ नहीं होगा आपको याद रखने में, इतना क्लियर है। इनके कुल देवता कौन है, बूढ़ा देव और नागदेव, बूढ़ा देव और नागदेव। ये बूढ़ा देव बहुत जगह आ गए, शंकर के ही रूप है एक प्रकार से। बूढ़ा देव कौन है, अगर तो बूढ़ा मतलब ऐसा नहीं कि कोई बूढ़ा व्यक्ति की पूजा कर रहे हैं, बूढ़ा देव शंकर भगवान के ही एक रूप है, ठीक है। नागदेव, नाग बाबा, ठीक। ये बागेश्वर देवता की भी पूजा करते हैं, ठीक है, बागेश्वर देवता। तो ये जो टाइगर रहता है, बाघ, वो भी भारी होता है कि नहीं होता है, होता है। जैसे देखने में भले हाइट में छोटा लगे, इतना आएगा कमर तक, लेकिन फुर्ती और वजन के कारण बहुत ज्यादा खूंखार प्राणी माना जाता है। एक कुत्ता अगर आपके पीछे पड़ जाए तो आप नहीं छुड़ा पाओगे, अगर उससे लड़ना भिड़ना हो ना, तो कुत्ता पीछे पड़ जाए तो नहीं छुड़ा पाओगे। तो टाइगर तो छोड़ ही दो। एक वीडियो वायरल हुआ था ना, मैत्री गार्डन, ये कहाँ का था, कहीं गार्डन का था, जिसमें पत्थर मार रहा था, नहीं पत्थर नहीं, पत्थर कोई दूसरा मार दिया, फिर टाइगर कुछ और कांड करके चल दिए। तो लोगों को लगता है कि लड़ लेंगे, लेकिन नहीं, इतना फुर्ती होता है उसका। जो पंजा है माइक टाइसन के पंजे से ज़्यादा भारी रहता है वो। तो बाघ भी क्या रहता है, भारी रहता है, वैसे याद रखना, टाइगर भारी रहता है, हैवी रहता है। तो टाइगर मतलब बाघ, बाघ भारी, भारी से भारी बन जाती है। बागेश्वर देवता की पूजा करते हैं, और मान्यता है यह देवता किससे रक्षा करते हैं, बाघ से। तो उनके पूजा की कहानी है, पूजा के पीछे कहानी है। जैसे बंगाल में बंगाल टाइगर, सुंदरबन डेल्टा सुने हो, बंगाल, वेस्ट बंगाल, पश्चिम सुंदरबन डेल्टा। तो वहाँ पे जो कोई मछली पकड़ने जा रहे हैं अंदर, या किसी भी काम से कोई शिकार करने जा रहा है, कुछ लकड़ी की तलाश में जा रहे हैं, अगर उन लोग निकलते हैं ना, तो उनमें एक परंपरा है, पहले दुर्गा माता की पूजा करते हैं, दुर्गा माता की पूजा किए, और एक मुखौटा पहनते हैं, और मुखौटा सामने नहीं, पीछे। अब उसका कारण क्या है, बहुत समय पहले टाइगर जो है, लॉयन जो है, आमतौर पे देखना इंसानों को नहीं मार के खाते, इंसानों को नहीं खाते। कभी देखोगे जो ज्योग्राफी वाले में आता है, नेशनल ज्योग्राफी चैनल में, वो रिकॉर्ड कर रहा है, सामने से शेर गुजर रहे हैं, तो पहला प्राथमिकता उनका इंसान नहीं होता। एकदम खखाए बुखाए हैं तो बात अलग है, ठीक है, तब मार दिए बात अलग है। या आप छेड़ दिए, पत्थर मार रहे हो, एक वो वीडियो में जाया था जैसे, या लकड़ी से कोचा करे हो, फिर वो आप कोचक के निकल जाए, ठीक है, तो बात अलग। तो ये लोग नरभक्षी नहीं होते। लेकिन बंगाल के टाइगर को देखा गया कि आदमखोर हो गए उन लोग, मतलब इंसानों को खा गए। फिर धीरे धीरे वहाँ के लोग ना ये प्रकृति देखे कि जब भी टाइगर अटैक करता है ना, तो उसको फेस टू फेस ऐसे नजर मिलाओ तो आपके ऊपर अटैक नहीं करेगा, या कोई जानवर सामने है तो अटैक नहीं करेगा, जैसे ही वो पीछे मुड़ा है तब जाके अटैक करता है। बहुत सारे ऐसे वीडियोज आते हैं जिसमें बीच में से कांच की दीवार रहती है, तो बच्चा कोई सामने देख रहा है तो अटैक नहीं करेगा, जैसे ही वो पीछे मुड़ा तब जाके अटैक करता है। तो देखिए कि अगर फेस टू फेस नजर मिलाओ उससे तो अटैक नहीं करेगा। इस बार जाओ कभी आमना सामना हो जाए तो फेस टू फेस से देख करो, मत ट्राई करना, ठीक है, एक स्टूडेंट कम हो जाएगा नहीं।
तो ये लगा कि चेहरा सामने हो तो नहीं है, तो जैसे ही इन लोग पीछे मुड़ते थे अटैक कर देता था, जैसे देखे डर के आप भागोगे भैया, इतना हिम्मत तो नहीं रहेगा, ठीक है, इतना हिम्मत तो नहीं है कि सामने एकदम फेस कर लो उसको, तो भागोगी, जैसे ही भागता था वो अटैक कर देता था। तो उन लोग क्या किए, पीछे से भी मुखौटा पहन लेते थे। तो जब भागे तो अरे भैया जैसे ही अटैक करने गया, रहे पीछे भी इसका सर है, 2 मुंडी वाला आदमी, तो नहीं, धीरे धीरे फिर उनको समझ आया कि ये बेटा मेरे को क्या बना रहे हैं, बेवकूफ़, ठीक है, चैंपियन बना रहे हैं, चैंपियन समझ गए, समझ गए, चैंपियन बना रहे हैं। तो चाहे आगे मुखौटा रहा है पीछे मुखौटा रहे, माने चल गए। बट एक परंपरा है कि दुर्गा माता की पूजा करके जाते हैं और मुखौटा पहनते हैं, तो जो बाघ है उन पर हमला नहीं करते। तो वैसे ही आदिवासी जो है, जनजाति जो है, ज़्यादातर उनका निवास कहाँ, जंगल में, और जंगल में शेर भालू बाघ ये तो रहेंगे ही। तो वहाँ पे भी बेचारे लोग अपने लकड़ी काटने जा रहे, कुछ शिकार करने जा रहे, तो खुद शिकार बन जाते थे। तो फिर धीरे समझ आया कि नहीं भैया, एक बागेश्वर देवता है, उसी की पूजा करते हैं, वो हमारी रक्षा करेंगे। तो बागेश्वर देवता की पूजा करते हैं ताकि ये बाघ उन पे हमला ना करे, ठीक है, उनके निवास पे हमला ना करे, सोए हम आके अचानक से हमला कर देता है, ठीक। अब इनकी रुचि होती क्या खाने में, सांप और मोर का मांस खाने में, ठीक है, सांप और मोर का मांस खाने में रुचि है। लेकिन अब मोर को नहीं मार सकते आप, ठीक है, ना घर में ऐसे पाल सकते हो पकड़ के। तो पहले था रुचि अलग है, सांप भले खा सकते हो, मोर नहीं, मोर को अब मारना अलाउ नहीं है, ठीक है। तो सांप और मोर का मांस खाते हैं। तो मैंने बताया जैसे कोई ज्यादा खाना, भारी खाना खाता था यार, भारी मांस खाता, और भारी मांस, मांस किसका, मोर का और सांप का, तो रुचि रखते थे। लेकिन अब ये नहीं खाते, मतलब मांस मोर का तो अलाउ नहीं है। चिकन खा रहे हो चलेगा, बकरा खा रहे हो चलेगा, सांप खा रहे हो चलेगा, मोर का नहीं चलेगा। क्लियर। ग्राम सीमा पर मुठवा बाबा का चबूतरा होता है, ठीक है, मुठवा बाबा या मुठवा नबा का नाम ही अजीब है। भारी नहीं समझे, कोई दिक्कत नहीं, भारी पूजा करते नहीं, जैसे किसी का, जैसे लक्ष्मी भगवान की पूजा कर रहे हो, अमीर होंगे, पैसा मिलेगा, पैसे, तो बोलेंगे ना भारी पूजा करता था यार, भारी पाठ पूजा करता, तो ऐसी भारी पूजा करते किसका, मुठवा बाबा का, ठीक है, मुठवा बाबा या मुठवा नबा का इसको बोला जाता है, ठीक है। तो ग्राम सीमा पर मुठवा बाबा का चबूतरा होता है। अब ये कैसे देखना, किसी गांव में एंट्री करोगे, अपने गांव शहर में जाओगे, तो ऐसे पेड़ रहेगा, पेड़ चौराहा बने रहेगा, पीपल या बरगद का पेड़ उगे रहेगा, उसी में त्रिशूल गड़ा हुआ है या झंडा है सफेद कलर का, तो वो एक देवता का स्वरूप है, समझ लो, वो देवता को रखते हैं चबूतरा में बना के। और ये माना था कि वो गांव की रक्षा करते हैं, गांव की सीमा में है, गांव की सीमा का रक्षा करते हैं, गांव का पूरा रक्षा करेंगे, ठीक। तो वैसे ही इनके पे भी चबूतरा में ग्राम सीमा पर कौन सा बाबा, मुठवा बाबा। क्लियर। इनका एक नृत्य है जिसका नाम है भड़म नृत्य। क्या है, भड़म नृत्य। अब एक वर्ड है भरना, तो भरना मतलब पानी भरना, और मारना पीटना को भी आमतौर पे लड़के लोग के भाषा में, लड़के लोग के बोलचाल में भरना मतलब मारना पीटा है, उसको भर दे जाके, भर दे कहने का तात्पर्य है मार दे। और कैसे भरोगे, क्या भरोगे, तो भरने पीटने का तात्पर्य है मारना पीटना, ठीक है, मारना पीटना। तो अब जब किसी के जाके भरोगे तो आवाज आएगा भड़म बुड़ुम, भड़म बुड़ुम, तो भड़म से आएगा ना भड़म नृत्य, भड़म से क्या, भड़म नृत्य, भड़म डांस किसके दर के आता है, भारिया, भरने से भारी याद रहेगा, और भरोगे तो कैसे आवाज आएगा, भड़म बुड़ो। अब किसी को मार रहे हो, किसी को पीट रहे हो, किसी को भर रहे हो, तो थोड़े समय तक कि लंबे समय, शीघ्र समय की दीर्घ समय, दीर्घ समय, लंबे समय, तो ये लंबे समय तक चलने वाला नृत्य है, कौन सा, भड़म, ठीक है, क्लियर, समझ आए, भड़म बुड़ हो रहा है मतलब भरण पोषण चल रहा है, ठीक है। तो भारिया जनजाति का याद रहेगा पॉइंट, निवास स्थान बिलासपुर, कोरबा, जांजगीर चांपा तरफ है, निवास स्थान ढोना, भार ढोना से याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है ढाना। इनकी बोली भरनौटी या भरयाटी। कुल देवता बूढ़ा देव या नागदेव। बागेश्वर देवता की पूजा करते हैं, बाघ भारी होता है। विशेष रुचि क्या रहती, सांप और मोर का मांस खाने में। ग्राम सीमा पर मुठवा बाबा का चबूतरा होता है, और नृत्य है भड़म बुड़ुम, जो कि लंबे समय तक चलने वाला नृत्य है। नृत्य के बारे में अगर कोई विशेष पॉइंट है उसको पूछ दिया जाता है, जैसे मृत्यु संबंधी नृत्य कौन सा, तो घोटुल पाटा याद आया था। शिकार संबंधी नृत्य कौन सा, माओ पाटा या नृत्य हो गया, गीत हो गया, उसका अगर कोई कैरेक्टरिस्टिक्स है ना तो पूछ दिया जाता है, ठीक है। बच्चे के पैदा होने के समय कौन सा गीत गाया जाता है, तो वो सब याद रखना होगा आपको, है। तो वैसे ही भड़म नृत्य क्या है, लंबे समय तक चलने वाला, कितने समय तक नहीं मालूम, बट लंबे समय तक चलता है, दीर्घकालीन, शीघ्र वाला नहीं, दीर्घ वाला। नेक्स्ट जनजाति देखते हैं, 2 ही जनजाति पढ़े। एक कोया है, कोया कोई दोरला कोयतूर जनजाति बोलाता है, डोरला या दोरला, ठीक। नीचे तरफ इनका निवास स्थान रहता है बस्तर, बीजापुर, सुकमा अंचल। मैप में क्लियर होगा जब मैप बताया जाएगा। इनकी बोली है डोरली, डोरली या दोरली भी बोला जाता है, सुकमा क्षेत्र में बोली बोली जाती है डोरली या दोरली, ठीक है। इनका नृत्य है, एक नाम है क्या, पैडुल नृत्य। अब इसको मैं याद कैसे कर लिया हूँ, डोरला जनजाति का नृत्य है कौन सा, पैडुल। तो डोरला से एक शब्द आया था डर,
तो बचपन में जब छोटे थे, चौथी पांचवी में रहे होंगे, तभी शायद साइकिल सीखे होंगे आप। तो साइकिल चलाने में, पेडल मारने में डर लगता था कि नहीं डर लगता था? पापा आपको भी वैसे ही सिखाए होंगे, पीछे से करियर को पकड़ के, हाँ चल चलाओ चलाओ चलाओ, फिर धीरे से छोड़े, ऐसे ही रहता था। तो पेडल मारने में क्या डर लगता था? तो डर से आगना डोरला, और पेडल से आगना पेडुल। और ये किस टाइप का डांस है? मरने वाला डांस है, शिकार वाला डांस है, शोक वाला डांस है, मनोरंजन वाला डांस है, विवाह के समय किए जाने वाला डांस है, वो आपको याद रखना पड़ेगा। तो किस टाइप का नृत्य है? विवाह नृत्य, मतलब विवाह के समय किए जाने वाला नृत्य। कौन सा? पेडुल। तो पेडुल मतलब साइकिल। ठीक, गाड़ी में तो पेडल नहीं मारते, लूना वूना है तो अलग बात है बाकी। तो जैसे दहेज में गाड़ी आता है नहीं, तो साइकिल इमेजिन कर लो। ठीक है, दहेज में क्या है? पेडल, साइकिल। तो दहेज मतलब विवाह, विवाह नृत्य कौन सा? पेडुल। तो डोरला जनजाति या दोरला या कोया या कोयतुर जनजाति की बात की जाए तो निवास स्थान कहाँ? नीचे साइड। नीचे साइड मतलब बस्तर, बीजापुर, सुकमा, कोंडागांव, इस तरफ इनका निवास स्थान है। क्लियर? अब बोरली बोली पूछा जाए तो डोरला से डोरली याद कर लोगे या दोरली याद कर लेना। नित्य पूछा जाए तो एक नित्य इनके अंदर इंपॉर्टेंट है, कौन सा? पेडुल। और ये किस टाइप का नृत्य पूछा? तो विवाह नृत्य, शादी के टाइम में किया जाता है। नेक्स्ट जनजाति है बतरा जनजाति। कौन सा? बतरा। बतरा से ना भर्ती वाला वर्ड मेरे को याद था, भर्ती, जैसे भर्ती निकलती, भर्ती, बतरा, ऐसा। तो अभी आपका जॉब लगेगा कोई प्रशासनिक सेवा में, नौकरी लगी, नौकरी लगी मतलब नौकर का काम है, मतलब सेवा करने का काम। नौकर आमतौर पे हम लोग नेगेटिव टर्म में देखते हैं, लेकिन नौकर मतलब सेवा करने का काम, नौकरी सेवा करने का काम। तो भैया जॉब लगेगा तो आप क्या करोगे? सेवा। भर्ती हो जाओगे तो सेवा करोगे। तो बतरा जनजाति का परंपरागत कार्य पूछा जाता है क्या? तो इन लोग सेवक का काम करते थे, सेवा का काम करते थे। ठीक है, तो बतरा जनजाति का काम क्या था? सेवा का काम था। ठीक है, किसका? सेवा। ठीक। और बतरा का अर्थ भी क्या होता है? क्या? सेवक। निवास स्थान का बस्तर क्षेत्र। इनके देवता है शिकार देवी, या इनको ही माती देवी बोला था, शिकार देवी या माती देवी। 14वीं शताब्दी में काकतीय वंश के संस्थापक अन्नम देव के साथ ये वारंगल से बस्तर आए थे। किनके बारे में पूछा जा रहा है? बतरा है, बतरा जनजाति। ठीक है, और बतरा से आपको याद आ रहा होगा एक कहानी में बताया था पुरुषोत्तम देव की। जैसे हम लोग यहाँ दशहरा मनाते हैं, वैसे ही बस्तर में बस्तर दशहरा फेमस है। ये दशहरा क्यों मनाते हैं? क्योंकि राम ने रावण को मारा, और उसी के याद में विजयादशमी मनाते हैं, उसकी जीत के विजय पर, बुराई पर अच्छाई की विजय, इसके लिए आप दशहरा मनाते हो। लेकिन बस्तर दशहरा उससे संबंधित नहीं है। तो किससे संबंधित है? वो पुरुषोत्तम देव की कहानी वाला रिलेटेड है। तो जब पुरुषोत्तम देव की कहानी बताया था, उसमें यह था कि एक बार पुरुषोत्तम देव कहाँ गए? उड़ीसा गए, उड़ीसा जगन्नाथपुरी गए। तो जैसे डोंगरगढ़ में जाते हुए देखोगे तो कई लोग ऐसे लोट लोट के सीढ़ी चढ़ते रहते हैं, उतरते रहते नहीं। अब उनका श्रद्धा भाव है, श्रद्धा भक्ति, कि भगवान के पास पहुंचूं तो नॉर्मल बाइक कार में नहीं पहुंचूं, पैदल पहुंचूं। कुछ लोग पैदल यात्री कर रहे हैं, कुछ लोग आप ट्रेन में कुछ किसी लिए भरा के जा रहे हो, कुछ लोग अपना कार में जा रहे हो। तो वैसे पुरुषोत्तम देव लौटते लौटते चले गए। तो जो उड़ीसा के राजा थे, पुरी के जो राजा थे, उनको देखा कि भैया इतना श्रद्धा भक्ति राजा होके, तो बोले कि भैया वापस ऐसे लौटते लौटते मत जाना, बहुत टाइम लग जाएगा पहुंचने में। तो उनको जाने के टाइम क्या दिए? रथ दिए, और उनको रथपति की उपाधि भी दी है। रथपति, पति मतलब अधिकार, तो रथपति की उपाधि दी किसको? पुरुषोत्तम देव को। तो जब पुरुषोत्तम देव वहां गए थे ना, तो साथ में बॉडीगार्ड भी लेके चले जाएंगे, बड़े साथ में जाएंगे ना भैया, उनके साथ सेवक लोग। तो जो जनजाति गए थे, उस जनजाति को उन्होंने भद्र से संबोधित किया। जो उड़ीसा के राजा थे ना, वो जनजाति को क्या बोले? भद्र बोले। जनेऊ पहनाए, जनेऊ पहनाए, और उनको क्या उपाधि दी? भद्र। जैसे राजा को रथपति की उपाधि दिए थे ना, वैसे ही उस जनजाति जो राजा के साथ गई थी उनको भद्र बोले। वही भद्र से क्या बन गया? भद्रा। भद्र से भद्रा बना, और भद्रा से लास्ट में क्या हो गया? भद्रा, अपभ्रंश हो गया। हम कौन है? तो भद्रा, भद्रा से भद्रा हो गया, भद्रा हो गया। क्लियर? तो भद्र थोड़ा बोलने में कठिन है, ये भद्रा आसान हो गया। ठीक, तो वही जनजाति क्या है? भद्रा। क्लियर? तो अगर पूछा जाए कि किनकी बोली में उड़ीसा का प्रभाव मिलता है, ये भत्री, भत्री बोली में। ठीक, क्लियर? तो ये काकतीय वंश के संस्थापक अन्नम देव के साथ वारंगल से बस्तर आए थे। और ये अन्नम देव नीचे से ऊपर कहा है, बताया था, जो मुगल बोलता हूँ, दिल्ली सल्तनत का जो समय था, तो वहाँ काफी ज्यादा आक्रमण हो रहा था। ये दक्षिण साइड, जैसे खिलजी ने आक्रमण स्टार्ट किया था, मलिक कपूर को भेज भेज के सबको हरवाया, सबके ऊपर आक्रमण किया। उसके बाद से वो क्रम चले गया, क्योंकि दक्षिण में बहुत पैसा था, नेचुरल रिसोर्स से भरपूर दक्षिण साइड, और पैसा बहुत, समृद्धशाली बहुत, सब चीज में आगे थे दक्षिण भारत। तो वहाँ आक्रमण करने के लिए भेजते थे। तो इधर अन्नम देव परेशान हो गए, वारंगल मतलब आंध्र प्रदेश वाला एरिया, आंध्र प्रदेश तेलंगाना वाला एरिया, उधर से ये बस्तर क्षेत्र में आ गया। और वहाँ बस्तर में एक नींव रखी वंश की, नाम था काकती वंश, बस्तर के काकती वंश, जिसके संस्थापक कौन? अन्नम देव। तो अपने साथ उधर के जनजाति लोग को इधर लेके आ गए।
और पुरुषोत्तम इन्हीं लोग को कहाँ लेके चल दिए थे, उड़ीसा लेके चल दिए थे, वहां से भद्र नाम से जाने जाने लगे। क्लियर। इस जनजाति के नाम पर ये एक नाट फेमस है, क्या नाम है, भद्रा नाट। ये लोक कला संस्कृति वाले पार्ट में पढ़ाया हूँ। भद्रा नाट उड़ीसा का प्रभाव दिखता है, बोला था उड़िया नाट, बस ठीक है, इतना क्लियर। नेक्स्ट जनजाति देखते हैं, लास्ट देखते हैं, आज थोड़ा कम पढ़ लेंगे, नहीं मुड़िया भी, चलो देखते हैं। हल्बा जनजाति। हल्बा जनजाति, इनका निवास स्थान दक्षिण साइड ज़्यादा है, लेकिन कुछ अपवाद स्वरूप कांकेर बालोद ये ऊपर ही पड़ जाता है, कांकेर तक तो बस्तर संभाग में ही आता है। हल्बा जनजाति का निवास स्थान कहाँ पे है, नीचे तरफ है। इनकी बोली आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, हल्बा से हल्बी, हल्बा से क्या है, हल्बी। हल्बा के जितने भी पॉइंट है मैं उसको कैसे याद किया हूँ, हल से लेट करके याद कर लिए। किससे लेट करके याद कर लिए, हल से। अब हल किए मतलब हल किसके लिए यूज हो रहा है, खेती किसानी के लिए। तो अगर हल्बा जनजाति का परंपरागत कार्य पुराने जमाने से जो कन्वेंशनल टाइप से चले आ रहा है, वो काम क्या है, खेती किसानी करना और चिवड़ा बनाना। चिवड़ा बनाने का काम किसका है, हल्बा जनजाति का। सब कोई अपना अपना काम फिक्स कर लेते हैं कि नहीं कर लेते हैं। जैसे कोई बांस का बर्तन बना रहा है, उसी में एक्सपर्ट हो गया, वही काम करते आ रहे हैं। जैसे देखना, अगर कोई टायर पंचर बनाने वाला काम है तो अपने बेटे को वही सिखाएगा। अभी तो एजुकेशन थोड़ा सा डेवलप हो गया है, तो पढ़ने के लिए भेज दे रहे हो वहाँ, फिर किसी भी जाति के से संबंधित रहे, सब कोई सब चीज़ सीख जा रहे हैं। लेकिन अगर मेरे को कोई काम आ रहा है तो मैं अपने बच्चे को वही काम सिखाऊंगा। ठीक, लोहा से कोई चीज़ बनाने आ रहा है, बांस से कोई चीज़ बनाने आ रहा है, तो मैं अपने बच्चे को भी वही काम सिखाऊंगा, वो भी वही सीखेगा। सुना व्यापारी जो रहता है अपने बच्चे गले पे बैठाता है, सीख भाई, जब 5वीं 6वीं में पहुंचता है तभी से उसको बैठा देता है, ताकि आगे चल के व्यापार को आगे बढ़ाए। तो ऐसी परंपरागत रूप से, जरूरी नहीं कि अभी करें मत करें, परंपरागत रूप से ये जनजाति क्या करती है, हल चलाने का काम करती है। हल चलाने मतलब खेती किसानी का काम करती है और चिवड़ा बनाने का काम करती है। तो इनका मेन कार्य क्या हो जाए पूछे तो कृषि कार्य। और अभी इसको ऐसे लेट करके याद करना कि भैया हर किसान, कृषि कार्य, हलबा मतलब किसान समझ लो, हर किसान गरीब नहीं होता, ज्यादातर किसान अमीर भी होते हैं। अमीर हुए मतलब आर्थिक रूप से अच्छे, आर्थिक रूप से समृद्धशाली जनजाति है। तो इकोनॉमिकली अच्छा स्ट्रॉन्ग ट्राइब कौन है पूछा जाए तो हल्बा। ठीक है, तो एक आर्थिक रूप से समृद्ध जनजाति कौन है पूछा तो, पहले कोई और डेटा मिलता था, अगर आप किसी किताब में पढ़े होंगे, ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी देख रहा होगा, तो अभी इसको चेंज कर लेना, मेरे से वाद विवाद नहीं। हल्बा जनजाति आर्थिक रूप से समृद्धशाली जनजाति है, नया डेटा जो आया 2019 में उसके हिसाब से हल्बा जनजाति। अब जो पैसा है जिसके पास, वो अच्छा शिक्षा भी अफोर्ड कर पाएगा। शिक्षा अफोर्ड किए तो इन लोग आर्थिक से साक्षरता में भी आगे हो गए। साक्षरता दर में भी देखा जाए तो हल्बा 70% से ऊपर है करीब साक्षरता दर। साक्षरता मतलब भैया लिखने पढ़ने जान रहे हो, साइन करने जान रहे हो, लिखना पढ़ना जान रहे हो। जरूरी नहीं कि ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन को ही आप साक्षर बोल रहे हो, वो शिक्षित के कैटेगरी में आ गया। साक्षरता मतलब लिखना पढ़ना आ रहा है, साइन करना आ रहा है। ठीक है, तो साक्षरता में भी आगे कौन सी जनजाति, हल्बा जनजाति। ठीक है, हल्बा जनजाति की बोली किस नाम से जाना जाता है, हल्बी। और बस्तर क्षेत्र में संपर्क भाषा या संपर्क बोली पूछा जाए तो गोड़ी को नहीं लेते, हल्बी को लेते हैं, क्योंकि हल्बी भी फेमस है। संपर्क बोली मतलब एक दूसरे से बात करने का माध्यम। आप हो सकते हो तेलुगु हो, साउथ इंडियन हो, ठीक, मैं एक छत्तीसगढ़िया हूँ, लेकिन आप तेलुगु बोलोगे तो शायद मैं नहीं समझूँ, मैं छत्तीसगढ़िया बोलूँ तो आप नहीं समझो, हिंदी बोलूँगा समझो ना। तो संपर्क बोली क्या हो गई, ज़्यादातर लोग बोल रहे हैं हिंदी हो गई। ठीक है, बस वैसे ही संपर्क बोली क्या है, हल्बी। ठीक, तो हल्बी भाषा को लिंगवा फेंका, लिंगावा हो गया, लिंगवा फेंका भी बुलाता है। लिंगवा फेंका वो नाम से रिलेट मत करना, फेंकने वाला कुछ चीज नहीं है। लिंगवा फेंका का अर्थ होता है संपर्क बोली, संपर्क भाषा या संपर्क बोली। हल्बी में इसको संपर्क बोली को लिंगवा फेंका बोलते हैं। तो लिंगवा फेंका कहने का तात्पर्य है संपर्क भाषा या संपर्क बोली। कौन सी, हल्बी। देखो क्या लिखा हुआ है, बस्तर क्षेत्र में हल्बी बोली का प्रसार अधिक होने के कारण इसे बस्तर की संपर्क भाषा या लिंगवा फेंका के नाम से भी जाना जाता है। इसकी उपजाति होती है हल्बा की बस्तरिया, छत्तीसगढ़िया, मरेठिया। बस्तरिया, छत्तीसगढ़िया और मरेठिया। मुख्य व्यवसाय कृषि कार्य। इस जनजाति की स्त्रियां धान से लाई तथा पोहा या चिवड़ा बनाने का काम करती। पोहा वही चिवड़ा, आप समझ गए होंगे, है ना। जाति पंचायत का प्रमुख क्या है, नाइक। इनके जाति पंचायत का प्रमुख, अलग अलग लोग का अलग ना नाम देख रहे नहीं, नाइक। जाति पंचायत का प्रमुख कौन, नाइक। जैसे आपके यहाँ हमारे यहाँ सरपंच बोल देते हैं, बस वैसे ही उनका अपना जाति पंचायत है। जातिगत मामलों को डील करने के लिए जाति पंचायत होती है, उसके प्रमुख का नाम क्या है, नाइक है। हल्बी बोली में शिकार का अर्थ है पारद। एक पारदी जनजाति थे क्या, देखे थे, तो वहां पे मैं बताया था पारद का मतलब क्या होता है, शिकार। लेकिन जो पारद शब्द है हिंदी में तो नहीं सुने आप, पारद हिंदी में तो नहीं सुने होंगे, है ना।
तो पारद कौन सी बोली का शब्द है? ये हल्बी बोली का शब्द है, ठीक है। पारद किसका है? हल्बी बोली का है। जैसे शिकार मतलब शिकारी हो गया, मारना पीटना हो गया, किसी को जानवर को मार रहे हो। हंट बोल दूं तो हंट मतलब भी शिकार है, लेकिन हंट अंग्रेजी शब्द हो गया कि नहीं हो गया? तो वैसे ही पारद का मतलब शिकार होता है, लेकिन पारद आया कहाँ से? हल्बी से आया है। जिसे गोड़ी में क्या कहा जाता है? वेट्टा। हिंदी में आप जैसे शिकार बोल रहे हो ना, या आखेट बोल रहे हो, शिकार या आखेट के अलग अलग नाम है। हल्बी में उसको क्या बोलते हैं? पारद। और गोड़ी में क्या बोलते हैं? वेट्टा। सर इंपॉर्टेंट है कि हाँ, तभी लिखा है। आर्थिक रूप से सबसे समृद्ध जनजाति और कबीरपंथी का प्रभाव पड़ा है। देखो, अगर पूछा जाए ईसाई ईसाई धर्म में सर्वाधिक धर्मांतरण किसका हुआ, तो उराव जनजाति लेना। कबीरपंथी अपनाने वाले जनजाति अगर पूछा है तो हलबा। कबीरपंथी मतलब कबीर को मान रहे हैं, कबीर को अपना फॉलोअर मान रहे हैं। फिर इन लोग में अगर कबीरपंथी आप सुने होंगे, नाम जानते होंगे, साहेब बंदगी सुने? हाँ, तो साहेब बंदगी वाला। तो इन लोग मांस मदिरा का सेवन निषेध कर देते, मांस मदिरा का सेवन निषेध कर देते। अगर जो कबीरा हो जाते हैं ना, कबीरपंथी अपना लेते हो, तो मांस और मदिरा नहीं लेते। नहीं सर, मेरा दोस्त तो कबीरा है, लेकिन मदिरा तो उसके साथ ही मैं बैठ के पीता हूँ। तो वो पी रहा होगा, अलग बात है, लेकिन जो परंपरा है वो ये फॉलो करना होता है। ठीक है, क्लियर। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे साक्षर जनजाति हलबा है, 70 के ऊपर है, 76.2%। प्रधान जनजाति के 70.7। अभी बताया था पिछले क्रम। उराव का 68.9% है, 68.9%। ठीक है, क्लियर। ठीक है, आज के लिए इतना करते हैं। कल मुड़िया माड़िया देख लेंगे, मुड़िया या मुड़िया। ठीक। वो जो नंबर